हर एक को खूबसूरत लगने का शौक है, लगना अच्छा लगता है। मेरे जिस पेशेंट ने वो लिया था, दे वर वेरी हैप्पी एंड जनरली जो उन्होंने कहा था कि हमारी हेल्थ हमें अच्छी लग रही है। जो ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस होते हैं, ये किस एज से आप रिकमेंड करती हैं? क्योंकि बच्चे ने पुबर्टी हिट की और उसको जो है वो एक्नी होना शुरू हो गई है, तो क्या ये स्किन टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है? डिजिटल मीडिया का ज़माना है, देखते हैं एक दूसरे को, अपनी वीडियोस बनाते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। एग्जाम्स के टाइम पे उनकी होती ही ज़्यादा है और सुपर लो ऑन कॉन्फिडेंस, और वो बोलते हैं हम बस कुछ दे दें ये ठीक हो जाए। बेसिकली वी ऑल वांट टू बी बार्बी। मेकअप पहन के मत सोएं। ओके। टिंटेड सनब्लॉक लगा लें। डार्क सर्कल 2 रीजंस है। पेशेंट बोलता है कि हमारी ये साइड चौड़ी है और ये साइड पतली है, यहाँ से नाक अंदर है, यहाँ से बाहर है, आप इसको एक जैसा कर दें। इम्परफेक्शन में परफेक्शन है। आइडेंटिकल होते तो आप लोग कोई भी खूबसूरत नहीं होते। शादी होने वाली है, अब तो इतना सा टाइम रह गया है, अब मुझे मेरी स्किन भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। I have 2 brides and they have driven me crazy. कोई रीजन और नहीं है, सब स्किन केयर परफेक्ट चल रहा है, हर चीज वो ठीक कर रही हैं, लेकिन वो स्ट्रेस लिए जा रही हैं। मैं कहाँ सर मारूं अपना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर डिलीवरी भी बड़े मसाइल होते हैं। अगर आपने खारिश कर दी तो वो तो आपके परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स रह गए, फिर ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है। लॉट ऑफ गर्ल्स, उनको मैं बोलती हूँ कि देखो दी स्ट्रेच मार्क्स आर योर स्ट्राइप्स। टाइगर पे स्ट्राइप्स खूबसूरत लगते हैं। यू आर दैट टाइगर हु हैज गॉन थ्रू सो मच एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, सो एम्ब्रेस देम। ये तो आप कह रही है ना, एम्ब्रेस देम, लेकिन अस्मा अपनी बीवियों को फोर्स करते हैं कि भाई ये मार्क्स बहुत बुरे लग रहे हैं और इनको तुम खत्म करवाओ। जो मर्दी बोलते हैं ना, उनको तो खुद को पहले देख लेना चाहिए, फिर झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये मिलाजमा एक्चुअल है क्या चीज़? सन सेफ्टी रूल्स जो हम हर पेशेंट को सिखाते हैं। तो ये बोटॉक्स जो है ये बेसिकली है क्या चीज़? आईपीएल ट्रीटमेंट होता क्या है? आईपीएल इंटेंस पल्स लाइट में हेयर रिमूवल, पिगमेंटेशन के लिए यूज होता है। बर्थ मार्क्स रिमूव करने हो, पिगमेंटेशन, मिलाजमा, एक्नी, हर एक पे एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। पाकिस्तान में कहाँ पे जो है ये बेस्ट इस वक्त इसकी फैसिलिटी मौजूद है आईपीएल ट्रीटमेंट्स की? तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आईपीएल ट्रीटमेंट के? कॉस्ट इफेक्टिव है या कितनी अफोर्डेबिलिटी है? तो वो ये फिलर फिर क्या चीज़ है? किस एज से आप रिकमेंड करेंगी कि इस एज से पहले तो बिल्कुल इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए? और ये पीआरपी की अगर हम बात करें, जो डक वाले लिप्स आजकल बड़े लड़कियां बना बना के खुशी खुशी घूम रही हैं ना, पाउट्स बोलते हैं। यू हैव टू से नो टू द पेशेंट। और नहीं कराओ, अच्छा नहीं लगेगा तो ना बोलना आना चाहिए। आई कैन नॉट चेंज हाउ गॉड हैज मेड यू, but I can improve the little problems that you have. I don't believe in changing looks. I think अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है हम सबको, और वो जो बनाएगा उसमें तो अब कोई वो ही नहीं है ना, he is a मुसन्निफ। भाई गोरों से आज़ाद हुए हुए तो हमें ज़माने बीत गए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम आज तक गोरा कॉम्प्लेक्स से आज़ाद नहीं हो सके। वो कैसे? चेहरे पे लीमू लगा लो, उपटन मल लो, नीम का पानी पी लो, बालाई लगा लो, ताकि रंगत गोरी हो जाए। क्योंकि ये जो रंगत गोरी है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में। अब इसी तरीके के बहुत सारे टोटके या तो आपने सुन रखे होंगे या आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। और फिर वो जो फॉर्मूला क्रीम, उसका भी यही है, या तो किसी ने सुना हुआ है या किसी ने इस्तेमाल की हुई है और उसको झेला हुआ है। जी हाँ, मैं झेला हुआ का वर्ड इस्तेमाल करूंगी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो स्किन वाइटनिंग से हट चुके हैं और किस चीज़ पे आ चुके हैं? हेल्दी स्किन के ऊपर। सवाल ये है कि ये हेल्दी स्किन कैसे हो, हम एक्नी से किस तरीके से निजात पा सकते हैं? ये लेज़र, आईपीएल, बोटॉक्स, फिलर्स, ये किस बला का नाम है भाई? इन सारे सवालात और इन सबसे जुड़े तमाम सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे हमारी आज की इस पॉडकास्ट में। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करना है, आपने हमारे मॉमकास्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आपने हिट करना है, ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो इन सारे सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे पास इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा कैसर कुरैशी, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, लेज़र एक्सपर्ट हैं और स्किन डॉक्टर हैं। ट्रांसफॉर्म क्लिनिक पे होती हैं ये, और साथ साथ ये होती हैं मामजी हॉस्पिटल में भी। जी, तो डॉक्टर अस्मा,
अभी आपने सुना कि ये गोरा रंगत और स्किन वाइटनिंग और ये सारी जो मसले मसाइल हैं, आपके पास तो केसेस आते होंगे लोग ले लेके कि भाई किसी तरह तो हमें गोरा कर दो, मेरी बच्ची का कलर गोरा हो जाए। गहरी सांस भरूंगी इस जी पे, जी जी आहें भी भरूंगी, बिल्कुल। बिकॉज ये मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ आती है। इतनी कॉमन के कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, आप बिल्कुल। रंगोरा कर दें, और जब मैं बैकग्राउंड चेक करती हूँ पूरा, देर मिडिल क्लास पीपल, सारी मिडिल क्लास फैमिलीज या वर्किंग फैमिलीज से हैं, और उनके पेरेंट्स अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगाते हैं, और मैं रोज़ी पे बैठ के उनको बोलती हूँ इससे अच्छा आप जो है ना इन्वेस्ट कर लें किसी प्रॉपर्टी में या गोल्ड में, अपनी बच्ची के लिए कुछ सेव कर लें, दैट विल बी मच बेटर गोरी देन रंगत के पीछे ना भागें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो चीज़ जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, आपकी बेस्ट स्किन आपको दिखा सकती हूँ, बट मैं रंग आपका चेंज नहीं कर सकती। और लोगों का जो ये मानना है कि हम जिंदगी भर के लिए गोरे हो जाएंगे, ब्लॉक्स, दिस इज अ स्कैम, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए मेंटेनेंस बहुत चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए पैसे बहुत चाहिए। दीज आर लग्जरी ट्रीटमेंट्स, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक स्कैम या एक फ्रॉड भी हैं, जैसे फार्मूला क्रीम्स, आपने जिक्र किया उसका, और फार्मूला क्रीम्स इतनी डेंजरस या ख़तरनाक या नुकसानदेह चीज़ें हैं कि मैं तो पेशेंट को डांटती बहुत हूँ उस पर। और जैसे वो कोई माथा पीटता है ना, दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्शन कि ये क्या किया तुमने अपने साथ। तो ये जो डॉक्टर अस्मा फार्मूला क्रीम्स की जो आप बात कर रही हैं, तो ये कुछ 2-3 क्रीम्स को शायद मिलू के लोग इस तरह घरों पे बना के और सेल आउट कर रहे हैं, ये कह के कि इससे स्किन वाइटनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? ओके, ये जो फार्मूला क्रीम्स है इसमें 5 to 7 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओके। जिसमें बेटनोविट, आर्चीज, स्टिलमन्स, और इस तरह के 3-4 और नाम हैं जो मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, बट ये 4 नाम जो हैं ये बेसिक हर कोई आके बताता है कि वो वाली हमें फलाने पार्लर ने दी या हमने घर में बनाई और लगाया। नाउ इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए कंसर्निंग चीज़ है इज़ बेटनोविट, विच इज़ अ स्टेरॉइड। बिल्कुल। ठीक है, स्टेरॉइड अगर हम एक करेक्ट स्किन इशू के लिए इस्तेमाल करें तो वो फ़ायदेमंद है। सही। मसलन कि जो ड्राई स्किन कंडीशंस होते हैं, एक्जिमा हो गया, कोई इरिटेबल रैश हो गया, कोई एलर्जिक रैश हो गया, उसके अंदर ये फ़ायदा देता है शॉर्ट टर्म यूज़। बट अगर आप इसको डेली लगा रहे हैं एक गुड क्वांटिटी में, और ये लोग ट्यूब्स आई थिंक भरते हैं उसके अंदर, सो अगर आप ये फेस पे लगाएंगे तो ना सिर्फ इससे स्किन थिनिंग होगी, आपके फेस पे छोटी छोटी वेन्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ओके। ठीक है, आप धूप में जाएंगे तो ठंडा गर्म सब कुछ लगेगा, यू विल गेट स्किन बर्न। और जब आप ये फॉर्मूला क्रीम छोड़ेंगे तो उसके बाद फेस पे जो एक वेंजेंस, एक गुस्से के साथ जो एक झाइयाँ आती हैं, दैट्स अ परमानेंट थिंग दैट यू आर लेफ्ट विद। तो यानी आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपने फार्मूला क्रीम नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली। आप जो अपने साथ स्किन को कर चुके हैं विद थिनिंग एंड डैमेज, then you're more prone to skin rashes, sunburns, skin cancers. ओके, स्किन कैंसर भी हो क्योंकि जाता है। जो बाकी क्रीम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं मर्क्यूरी भी एडेड होता है, और मर्क्यूरी इज वेरी डैमेजिंग फॉर योर स्किन। तो इस वजह से दीज आर नॉट नाइस थिंग्स। मैं पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ कभी किसी को सजेस्ट भी ना करें और खुद भी ना लगाएं। सही। तो डॉक्टर अस्मा, ये जो आजकल अब जो वाइटनिंग इंजेक्शंस और ये जो विटामिन सी वाले जो इंजेक्शंस आए हुए हैं, तो इनसे भी कोई फ़र्क पड़ता है या इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो? अगर आप मुझसे पूछेंगी स्किन वाइटनिंग के ऊपर, आई लव इट। ओके। बहुत अच्छी चीज़ है। मैं वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करूँगी इसमें, बट जो इसका इंग्रेडिएंट है मेनली दैट इज़ ग्लूटाथायोन। ओके। ग्लूटाथायोन इज द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट ऑफ योर बॉडी। ओके। आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, नेचुरली आपके लिवर में बनता है इन स्मॉल क्वांटिटीज, और वही चीज आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की सफाई करती है। सही। ठीक है, जब ये टॉक्सिन साफ होंगे तो आपके फेस पे नजर आता है, सही। वो ग्लो नजर आता है। सो इट विल एंड ग्लूटाथायोन एक पर्टिकुलर डोजेज में दिया जाता है, आपके बॉडी वेट, आपकी लाइफस्टाइल, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। इसके इंजेक्शंस लें आप, या इसके पिल्स खाएं, या इसके ड्रिंकेबल
सैशेज होते हैं, वो किसी भी फॉर्म में अगर आप ये इंजेस्ट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी उसके प्रोज भी हैं और उसके कॉन्स भी हैं। अच्छा। सो प्रोज एंड कॉन्स में मैं पेशेंट से पहले पूछती हूँ कि भाई आप स्मोक तो नहीं करते, आप अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करते, आप कोई मेडिसिन ड्रग्स पे तो नहीं है, बिकॉज हर चीज का एक इफेक्ट होता है। बिल्कुल जब आप बॉडी पे इनते टॉक्सिन्स डालेंगे तो अगली चीज काम भी नहीं करेगी। बिल्कुल। ग्लूटाथायोन इनिशियली कैंसर पेशेंट्स में दिया जाता था, अच्छा पोस्ट कीमोथेरेपी। अच्छा। कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स, क्योंकि जब आपकी कीमो होती है तो आपका बॉडी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, बिल्कुल। और वो पेशेंट्स काफ़ी कुछ से गुजरते हैं। और कीमो की मेडिसिन स्किन को जला भी देती हैं, बाल भी गिर जाते हैं, बहुत सारे उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसका यूज़ का पता इस तरह चला था कि उन पेशेंट्स को ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगते थे अच्छा आफ्टर कीमो, उनके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा। उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनको और कोई बीमारियां ना लगें। जब आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो होगा, डाउन होगा, तो फिर आपको और बहुत से वायरसेस अटैक कर सकते बिल्कुल। हैं। उसमें हर्पीज़ है, उसके अंदर HPV है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनसे बचाने के लिए इनको कीमो पोस्ट कीमो ग्लूटाथायोन दिया जाता था, जिससे डॉक्टर्स ने नोट किया, अरे इनका तो रंग साफ होना शुरू हो गया, और सही। वहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। ओके ग्लूटाथायोन इज नॉट FDA अप्रूव्ड फॉर वाइटनिंग। ओके। फॉर वाइटनिंग इट इज नॉट FDA अप्रूव्ड, बट बिकॉज हर चीज एक आपको सेल करनी है ना, आपने पैसे बनाने हैं किसी भी तरह, तो अब हमारी मार्केट में इस तरह आ गए। ओके। एंड it does help to improve your skin tone. 1 to 2 shades lighter हो जाता है आपका स्किन अच्छा। टोन, एंड इट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छी चीज़ है, आप ग्लो करते हो। आप जिंदगी भर के लिए सफ़ेद नहीं हो सकते, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज़ नॉट परमानेंट। बिल्कुल। एंड उसके अलावा ये है कि आपकी बॉडी में चेंजेस विद टाइम, ओवर ईयर्स पीरियड या ओवर 2 years पीरियड, बहुत कुछ होता है। कभी आप बीमार हैं, एक साल में हम कितनी बार बीमार हो जाते सही। हैं, कभी डेंगू हो गया, कभी कोविड हो गया, कभी नज़ला हो गया, स्ट्रेस हो गया। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी, सही। जिसके ऊपर ग्लूटाथायोन के भी जो ज़रात आपके बॉडी में से हैं, फिर वो डिप्लीट होंगे, और ठीक है। आपने उसको मेंटेन रखने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इंजेक्शन शॉट लेते रहना होता दोबारा है। लेना है। तो डॉक्टर उस्मा, ये जो आपने बताया ग्लूटाथायोन के बारे में अभी, तो क्या ये हम जो है वो वैसे खुद भी ले सकते हैं, या हमें ये सिर्फ डॉक्टर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्राइब्ड और उसकी ही मशवरे के मुताबिक लेना चाहिए? ऑलवेज हमेशा हमेशा डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से लें, सही। क्योंकि द डॉक्टर विल लुक एट योर कंसर्न्स एंड योर अदर बॉडी कंडीशन। एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट से बहुत सवाल करती हूँ। मेरा हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन में सवाल होता है कि आप जानते क्या हैं ग्लूटाथायोन के बारे में, सही। और मैं जानना चाहती हूँ कि उनके दिमाग में क्या है। मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं बोलते हैं हमने सुना है 10 इंजेक्शन लगेंगे हम गोरे हो जाएंगे, ओके। और मुझे हंसी आती है इस इतनी बात पे। रिसर्च करके आते बिल्कुल, हैं। इतनी रिसर्च करके आते हैं। मैं बोलती हूँ 5 लीटर खून है आपके जिस्म में, आपको लगता है 10 इंजेक्शन ये काम कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो पूरा पाकिस्तान और पूरा इंडिया सब कुछ चिट्टा होता। गोरे गोरे हो जाते तो हम सारे चिट्टे होते, हम सारे गोरे होते, और गोरे बेचारे पता नहीं कहाँ पहुंचे होते। गोरा कॉम्प्लेक्स से निकल चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही होता। गोरा कॉम्प्लेक्स अब थोड़ा सा गोरे बोलते हैं, आप हमारा रंग टैन कर दें। आप जी, बोलते हो, किधर से आए हैं आप ये लोग? अच्छा, तो ये जो ग्लूटाथायोन है, क्या ये इंजेक्शंस अफोर्डेबल हैं? इनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो किस हद तक है? इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा। दिस इज अ लग्जरी ट्रीटमेंट। पैसा है खर्च करें, नहीं है मत करें, इट्स नॉट वर्थ इट। सही। तो ये क्या मतलब, अगर हम ऐसी एक जनरल बात करें, तो क्या इसकी जो है वो एक रेंज कुछ आप बताएंगी? It can range anywhere from 8,000 to 15,000 to even Each injection? 20,000 one injection. 8 to Okay. 10,000 मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ ओके। पर इंजेक्शन। पर इंजेक्शन। और इसका जो डोजेज होता है इट्स अबाउट twice a week injections minimum अच्छा। for 3 to 6 months depending on your skin type and skin tone. अच्छा। So हमारे in our dermatology there are 6 types of skin. सही। Fitzpatrick types हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6. Most Pakistani or South Asians come in type 4 to Okay. 6. ओके। So type 4 is गंदुमी, फिर उसके बाद 5 इज थोड़ा डार्क है, सांवला हो जाता है, और 6 तो बहुत ही डार्क पे आ जाता है।
तो इन स्किन टाइप्स पे ज़्यादातर 6 मंथ्स का कोर्स लगता है सही। और उसके बाद मेंटेनेंस में हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हैं दवा को और फिर इस तरह कर लेते हैं कि आपको सिर्फ वंस अ मंथ, वंस इन 6 मंथ्स आके लगाना पड़े। सही। बट वो बात वही है कि आपको लेना पड़ता है, ठीक। आपको दवा खानी पड़ती है, तभी आप रहते हो। ये वैसे ये जैसे विटामिन आप कोई भी लेते हो। ओके। तो ये जो ग्लूटाथायोन है, इससे अगर आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ भी आप चले जाते हैं या 1 या 2 स्किन टोन जैसे आपने कहा कि लाइटर आपका हो जाता है, तो इसका क्या कोई डेमोग्राफिक्स के ऊपर भी असर पड़ता है कि लाइक अगर आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी इसका असर खत्म हो जाएगा और दूसरी तरह के में नहीं होगा? बिल्कुल। सो डेमोग्राफिक्स में ये है कि वेट, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल एंड ऑब्वियसली आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ पे सन एक्सपोजर, आप अपनी आफ्टर केयर कितनी कर रहे हैं, वो सही। सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक। अगर आपके कोई अंडरलाइंग हार्मोनल इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल थायराइड इश्यूज़ हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लड़कियों को होता है, उसमें बहुत पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आई सेड, आपकी हेल्थ इटसेल्फ मैटर करती है, तभी अंडर डॉक्टर सुपरविजन दिया जाता है। सही। ऐसे ही रैंडमली आप इसको नहीं यूटिलाइज कर सकते। सही। तो ये जो ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शन है, आपने कहा कि आप इसको पी भी सकते हैं, तो ये मतलब नहीं। पीना किस तरह से पॉसिबल है? पी नहीं सकते। यानी कि इस ग्लूटाथायोन के सैशेज बीच में अवेलेबल थे ओके। या ड्रिंकेबल ग्लूटाथायोन बीच में अवेलेबल था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी फिर शॉर्ट हुआ है, बट वी आर ट्राइंग कि ये फिर से आ जाए। एंड दे वर वेरी इफेक्टिव ओके। एंड वेरी नाइस ऑल्सो। उसको 1 ग्लास पानी में डाल के आपने रोज सुबह निहार मुंह पीना होता था। ओके। और मेरे जिस पेशेंट ने वो लिया था, दे वर वेरी हैप्पी इन इट। उससे ना सिर्फ उनकी जनरली जो उन्होंने कहा था कि हमारी हेल्थ हमें अच्छी लग रही है, स्किन तो ग्लो करती थी और बहुत ग्लो करती थी। सही। रंग भी उनका साफ हुआ था, 1 to 2 शेड्स विच दे वर वेरी हैप्पी विथ, बट जनरल हेल्थ उनकी बहुत इम्प्रूव हुई थी। सही, जबरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो साशेज दोबारा से आ जाएंगे तो आप रिकमेंड करेंगे मैं कि तो लोग ले recommend सकते करूंगी, हैं, बिल्कुल लोग ले ले सकते सकते हैं, हैं, उसको बिल्कुल पी ले सकते सकते हैं, हैं। लेकिन वो आपको डेली मॉर्निंग जो है वो आप कह रही हैं कि निहार वो मुंह लेना होता निहार है। मुंह आपको लेना होता है। Exactly. तो ये साशेज इनकी क्या अफोर्डेबिलिटी है या इज इट आल्सो अ ये लग्जरी? भी महंगे थे। लाइक 1.5 साल पहले तक जब ये मिल रहे थे तो दीज वर अबाउट 15 sachets अराउंड 4,500 या 5,000 रुपीज के 15 सैशे थे। यानी कि आपको अच्छा यानी कि खासा एक महीने का अमाउंट आपका 10,000 का कोर्स बन जाता बन है। जाता है। सही। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर अस्मा, ये जो ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शंस होते हैं, ये किस एज से आप रिकमेंड करती हैं? क्योंकि लोग तो बचपन से ही अपने बच्चों को लेके परेशान हो जाते हैं कि हाय इसकी रंगत काली हो गई है, इसको किसी तरह गोरा कर दो। मैं कंजर्वेटिव प्रैक्टिशनर हूँ। मैं कभी भी छोटी एज में इन चीज़ों पे इनकरेज नहीं करती किसी को भी। और बच्चे जैसे जैसे ग्रूम बड़े होते हैं, आप कि अगर बच्चे हैं तो देन यू नो के जब वो टीनेजर्स होते हैं खुद ही अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। सो छोटी एजेस में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 20s एंड प्लस तब आई रिकमेंड दिस कि ठीक है, अगर बहुत अशद ज़रूरत है तो फिर, वरना मैं मेरे प्रैक्टिस में मैं 5 बार पेशेंट वापस भेजती हूँ। छठी बार जब आता है तब मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके। तो अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करना चाहें, स्किन वाइटनिंग का ये जो सारा प्रोसीजर हो रहा है, इसको हम मेंटेन करना चाहें, तो क्या डाइट भी अफेक्ट करती है? कोई ख़ास किस्म की ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमें परहेज़ करना चाहिए या दूर रहना चाहिए इसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। मैं सबको बुरी लगती हूँ ये बोलती हुई, बट दैट्स ऑलराइट। शुगर्स, सोडास, cigarettes, alcohol, recreational drugs, vaping, ये चीज़ें मैं मना करती हूँ कि you cannot use any of these if you want to maintain your complexion. Even sometimes coffee, अच्छा। because coffee break down कराता है, that's why. ओके। तो यानी कि इन सारी चीज़ों से अगर हम जो है अवॉइड करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादातर ज़्यादा कार्ब्स आपने कम करने हैं, क्योंकि जहाँ आपका वेट बढ़ता है या आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे स्पेशली शुगर्स, इसलिए क्योंकि शुगर्स ग्लाइकेशन कराते हैं। ग्लाइकेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें आपके बॉडी सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। ओके। तो एजिंग भी वो ज़्यादा कराता है, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा कराता है। आप नोट कीजिएगा, जो लोग मीठा बहुत खाते हैं उनके चेहरों पे धब्बे रहते हैं, देर से जाते हैं। एक्नी के भी धब्बे जल्दी ठीक नहीं होते। सही। तो इसीलिए इन चीज़ों से मैं मना करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाले फ्रूट्स कंज्यूम करें, उससे आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा और लॉन्ग लास्ट करेगा।
भाई बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक और जवान होने से लेकर उसकी शादी कराने उसके बुढ़ापे तक जो है वो माँओं को बच्चों की फिक्र रहती है, चाहे वो उसकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उसकी स्किन से रिलेटेड हो। और जैसे ही बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है यानी कि पुबर्टी हिट करता है तो उसको स्किन इश्यूज इतने सिवियर किस्म के हो जाते हैं, एक्नी इश्यूज हो गए, स्किन डिस्कलरेशन हो गई, पिगमेंटेशन हो गई, एक्नी स्कार्स हो गए, जो तमाम की तमाम माएँ जो है ना वो मुश्तरका तौर पे जो है ना इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हाँ भाई हमारा बच्चा ये चीज़ें जो है वो फेस कर रहा है या कर चुका है या करेगा। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनका सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, इसकी क्योर क्या है, ये सारे सवालात और इनसे जुड़े मज़ीद सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे हमारी आज की इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर अस्मा कैसर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं अब पुबर्टी इश्यूज़ के हवाले से। डॉक्टर अस्मा, कौन सा सबसे अहम मसला जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपके पास आता है, एक इशू जो तमाम माएँ लेकर आती हैं अपने बच्चों को और बच्चियों का, अब तो बच्चे लड़के भी बड़े जो है वो कंसर्न हो गए अपनी स्किन को लेकर जैसे ही वो पुबर्टी हिट करते हैं, तो वो सबसे बड़ा मसला क्या होता है? एक्नी। एक्नी, ओके। दाने हो रहे हैं, मेरे बच्चे के चेहरे पे निशान हो रहे हैं और डैंड्रफ भी एक बोलते हैं लेकिन धब्बे, रंग खराब हो रहा है। एक्नी नंबर 1 है। ओके, तो ये जो एक्नी हो जाती है और इस एज में सबसे ज़्यादा जो है वो होती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? हार्मोनल चेंज सबसे पहले, Okay. बिकॉज आप प्यूबर्टी जो आप हिट करते हो अगेन इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। आपके बॉडी में एंड्रोजन्स बनने शुरू होते हैं, स्पेशली बॉयज में। सही। बॉयज को ज्यादा एक्नी बुरी तरह से हिट करती है अच्छा। दैन गर्ल्स। ओके। लड़के थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, प्लस मजे मजे की चीजें खाने के शौकीन भी होते हैं, बिल्कुल। बर्गर्स, पिज्ज़ा, सोडास, तो उधर ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। सही। ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं करती हैं, उनके भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली दोज जिनमें वेट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हों ओके। या फैमिली जेनेटिक्स भी हो। सही। अगेन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं एक्नी के पीछे, बट सबसे मेन होता है हार्मोनल चेंज। अच्छा, तो ये जो बच्चे ने पुबर्टी हिट की और उसको जो है वो एक्नी होना शुरू हो गई है, तो क्या ये स्किन टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई ख़ास स्किन टाइप से जिनमें लाज़मी तौर पे होती ही होती है? जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन टाइप थोड़ी चेंज हो जाए, सही। क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल और स्किन वाले थे उनमें हमेशा वो बोलते हैं कि थोड़ी ऑयली होने लगी है, नोज़ के पास से शाइन आने लगी है, सही। हमें चिकना लगता है, हम सुबह उठते हैं तो मुंह चिकना हो रहा होता है, वो थोड़े ऑयली की तरफ चले जाते हैं। और जो बहुत ड्राई स्किन वाले होते हैं वो नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं, तो उनके लिए वो बेहतरी हो जाती है एक तरह से। बट आइदर केस में ऐसा हो सकता है कि आपको एक्नी हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो या आपकी स्किन ऑयली हो। ड्राई स्किन में एक्नी इस तरह होती है कि हमारी माएँ अक्सर ये करती हैं कि फेस बहुत, अगर आपका रंग साफ नहीं है, मुंह सही से नहीं धोता, मैं तो 4 बार धुलवाती हूँ फेस वॉश से, बार धो, उससे रंग साफ हो जाएगा, एक्नी खत्म हो जाएगी, तो समटाइम्स ये डैमेजिंग होता है। सही। और इससे फिर ज़्यादा एक्नी हो जाती है। जब आपका स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर लेवल है वो डिसरप्ट होता है और तब एक्नी भी ज़्यादा हो सकती है। और तब ऑयल आपका फेस ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो उस ड्राइनेस को ओवरकम करने की कोशिश करता है, तो एक रिटेलिएशन में फिर एक्नी होती है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर, इसमें ऐसा होता है कि जब पुबर्टी हिट करते हैं बच्चे तो उनकी स्किन डिसकलरेशन का शिकार हो जाए या स्किन डार्क होना शुरू हो जाए, क्या इस तरह भी होता है? ओके, ये डायरेक्टली प्यूबर्टी से रिलेटेड नहीं है, बट येस हार्मोनल चेंज से रिलेटेड है। और दूसरा सन एक्सपोजर उससे रिलेटेड है, आप कितना अपना स्किन केयर बचा करता है उससे रिलेटेड है। हार्मोनल चेंज से अगेन वेट चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स अगर बच्चे के बढ़े हुए हैं उसमें कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिससे इनडायरेक्टली आपका पिगमेंटेशन में फ़र्क आ सकता है। एंड अगेन द फूड एंड द डाइट एंड द लाइफस्टाइल दैट दे हैव, उससे फ़र्क बहुत पड़ता है पिगमेंटेशन में। और इसके अलावा जो है वो ऐसी कौन सी मज़ीद स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे इस एज में एडोलेसेंस में जो है वो फेस करते हैं? पिगमेंटेशन के अलावा दे डू फेस के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का बहुत कंप्लेन करते हैं, डैंड्रफ बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चों में सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे
सोराइसिस है वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। सोराइसिस इज़ अ वेरी ड्राई स्किन कंडीशन। उसमें ड्राइनेस के छिलके बन जाते हैं गोल गोल आपके बॉडी पे, और उसकी पपड़ियाँ बनती हैं। फिर वो अगर हटे या बच्चा हटाने की कोशिश करे तो उसके नीचे से ब्लड निकलता है। ओह। सो इट इज़ अ सिवियर कंडीशन बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। एक्जिमा भी बढ़ सकता है अगर किसी की बहुत ड्राई स्किन कंडीशन हो। सन एक्सपोजर जिनका बहुत होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी होते हैं, उनमें टैनिंग, सन की वजह से स्किन डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही। तो अगर हम एक्नी की बात करें, दोबारा से हम एक्नी पे आएँ, तो एक्नी का इस एज में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो क्या ट्रीटमेंट है? इन टीनेजर्स मैं ज़्यादातर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स देती हूँ अनलेस उनके बहुत पस वाले दाने हो रहे हों। अगर पस या बहुत सिस्टिक दाने हैं तब हमें कोई सीरियस मेडिकेशंस के ऊपर जाना पड़ता है। आप एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, ओरल रेटिनॉइड्स भी देते हैं। वरना बिसाइड्स दैट अगर सिवियर इतना नहीं है कि सिर्फ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं या ऑयली स्किन से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम फेस वॉश, एक रात में लगाने का कोई एक्नी का जेल या लोशन एंड सन ब्लॉक, मैं मैंडेटरी ये 3 चीज़ें देती हूँ। और लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलती हूँ क्योंकि टीनेजर्स जो है ना वो एनर्जेटिक होते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए, उनको बर्गर्स भी चाहिए, और उनको मीठा भी चाहिए। तो मैं उस पे बोलती हूँ कि आप सिर्फ मेरा पर्सनल जो परसिस्टेंस होता है, और या इंसिस्ट करती हूँ कि मीठा थोड़ा कम कर दें, मीठा भी नहीं, सोडास बंद कर दें, सही। बाकी सब चीज़ें, क्योंकि जितना ये कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी होती है उतनी मीठा, नॉर्मल मीठा खाने वाला इंसान भी नहीं कंज्यूम करता। सही। अच्छा, तो ये जो आपने भी स्किन ट्रीटमेंट्स की बात की इससे एक्नी से रिलेटेड, तो जैसे हमने एंटीबायोटिक्स की बात की, तो क्या इन एंटीबायोटिक्स के फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हर एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ अगर आपको सूट ना करे तो उससे अपसेट स्टमक हो जाता है। अगर हम मोर सीरियस मेडिकेशंस के ऊपर बात करें तो सबसे ज़्यादा एंटी एक्नी के लिए जो पॉपुलर है, और आप डिफरेंट जगहों पे पढ़ेंगे इसके बारे में, आर ओरल रेटिनॉइड्स व्हिच इज़ आइसोट्रेटिनोइन। इट्स एन अमेजिंग मेडिसिन बट ओनली टू बी गिवन अंडर फिजिशियंस, अंडर देयर सुपरविजन। बट खुद से ना लें। मेरे पास ऐसे भी लोग आए कि वो मेरी कज़न की बेटी ने जो है ये ली थी और वो बंटी की तरह खाए जा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसके काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं विच वी हैव टू मॉनिटर। ऑब्वियसली मोस्ट दवाइयाँ जो है लिवर में ब्रेक डाउन होती हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टरप्ट होता है। तो हम पेशेंट के हर कंडीशन को देख के दवा देते हैं कि देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं, उनमें मैं रेटिनॉइड्स नहीं देती क्योंकि वो उनकी कंडीशन को बिगाड़ता है। सही। सिमिलरली बहुत से लोगों को ड्रग रिएक्शंस होते हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ड्रग रिएक्शंस जो मैंने देखे हैं, इट्स कॉल्ड स्टीवन जॉनसन्स। उसके अंदर आपका मुंह सूज जाएगा, सांस आना बंद हो जाएगा, पूरे जिस्म पे आपके जख्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो वो कोई भी ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। और आपको पेशेंट की हर चीज़, हर हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या क्या ले चुका है, क्या नहीं ले चुका, अंडरलाइंग और कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं। कुछ बच्चियों में ज़्यादातर अगर एक्नी बहुत ज़्यादा, जो मैंने एक रीज़न देखा है इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन डिस्ट्रप्शन। उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्ट्रप्टेड होती है, हर महीने उनकी साइकिल नहीं होती, और उन लोगों को एक्नी होती है विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आपके हार्मोन्स ही रेगुलेट नहीं हुए, और उस चीज़ को ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे आप ट्रीट करेंगे तो आपकी एक्नी भी ठीक हो जाएगी। सही। तो फिर ऐसी सूरत में अगर इस किस्म की कोई सिचुएशंस हैं, लड़कियों की अगर हम बात करें, तो फिर आप उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास वाले रिकमेंड करते हैं? ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, जहाँ ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी भेजती हूँ, समटाइम्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी भेजती हूँ। Okay. अगर इट्स बिकॉज ऑफ थायराइड इश्यूज या इंसुलिन बढ़ावा है। इंसुलिन का मतलब शुगर बढ़ावा होना नहीं होता, लेकिन इंसुलिन इज़ दैट हार्मोन जो शुगर को रेगुलेट करता है आपके Okay. बॉडी में। तो जो बच्चे थोड़े ओबीज होते हैं या उनके फैमिली में ओबेसिटी रन करती है, उन पेशेंट्स में मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और सवाल मैं बहुत करती हूँ एक्नी से रिलेटेड, मैं बहुत करती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी। बिल्कुल। समबडी, आई एम समवन हु हैज सफर्ड फ्रॉम एक्नी, और वो भी यंग एज में नहीं, टीनेजर्स में कभी नहीं सफ़र की, एडल्टहुड में सफ़र की। सही। तो उससे एक फिर पेशेंट का ये भी देखना पड़ता है कि हाउ मच इज इट अफेक्टिंग देम साइकोलॉजिकली। बिल्कुल। आज का बच्चा बहुत
फोक है। क्योंकि डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो उसमें बच्चे देखते हैं एक दूसरे को, अपनी वीडियोस बनाते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, समटाइम्स इतना ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है कि वो सुसाइडल भी हो जाते हैं। सो हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, तो उस केस में हमें उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और उनकी साथ साथ ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। एंड आई टेक देयर मदर्स ऑन बोर्ड सबसे ज़्यादा, कि ऐसी बच्चों में बोलती है अपनी मम्मी के साथ आना, सही, मैं उनके सामने बैठ के समझाऊंगी आपको, ठीक, और उनको भी, ताकि ये मेडिकेशन आप तरीके से ले सकें, उसमें आप गैप नहीं देना होता। देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू जिसको फॉलो। फॉलो। डॉक्टर अस्मा, ये जो आपने भी बात की ट्रीटमेंट की, तो ये ट्रीटमेंट जो होता है इस एज में एक्नी का, वो कितना लंबा अरसा चलता है, कितना सब्र आजमा है ये, और जो है वो कितनी देर तक जो है ना वो इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है एक पेशेंट के लिए और स्पेशली उसकी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर मैं किसी को आइसोट्रेटिनोइन पे रखती हूँ तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ प्लीज सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा, बिकॉज अगेन आइसोट्रेटिनोइन के वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स में मूडीनेस बहुत होती है। ओके, ठीक है, अच्छा तो मैं पेशेंट की मदर को बोलती हूँ देखें आप लोगों ने ना सब्र से काम लेना है, ये 6 महीने का ट्रीटमेंट है, सब्र कर लीजिएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। एंड मदर्स आर लाइक ये तो पहले ही इतनी चिड़चिड़ी है, मजीद आप क्या करने जा आप रही हैं? क्या कराना चाह रही हैं हमसे, हम अल्लाह तो अकबर। ट्रीटमेंट करवाने आए थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बट कुछ जिन केसेस में मुझे नहीं देनी पड़ती इस दवाई, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इन 1 महीने में भी पेशेंट रिकवर कर जाता है अगर वो बाकायदगी से दवा अपनी ले और अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। अगेन दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने ट्रीट कर दी तो आपको 40 की एज में नहीं हो सकती, 40 की एज में भी हो सकती है। अगेन दिट्स बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ हार्मोन, स्पेशली इन गर्ल्स ओवर हियर। और लड़कों में ज़्यादातर स्ट्रेस और उनके एंड्रोजन लेवल्स पे डिपेंड करता है। सही। तो ये जो एक्नी इशू है, ये क्या लड़कियों और लड़कों में सेम ट्रीट होता है या दोनों के बिल्कुल अलग-अलग किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं? ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ द कंडीशन। ओके, ठीक है, कितनी कंडीशन सिवियर है उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स में तकरीबन सेम ही होता है। सही। लड़कों में ज्यादातर सिवियर यंग एज में इसलिए पाया जाता है बिकॉज अगेन प्यूबर्टी जो हो रही है उसमें एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हैं बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़े हैं और लड़कों में वो ज्यादा होता है, दैट्स अ मेल हार्मोन। और उसकी वजह से उनमें ऑयल ग्लैंड ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करते हैं और एंड दैट इज काइंड ऑफ लाइक ज्यादा जब आपका सीबम प्रोड्यूस होता है, दिस इज लाइक खाद फॉर योर एक्नी बैक्टीरिया। ओके। तो एक्नी बैक्टीरिया इज अ नॉर्मल फ्लोरा ऑन योर स्किन, हर एक की स्किन पे होता है। बट जिनकी ऑयली स्किन होती है और उनका लाइफस्टाइल लाइक आई सेड के सर्टेन चीज़ें वो ज़्यादा ले कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें वो चीज़ बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, वरना इतना नहीं प्रॉब्लम करती। ड्राई स्किन वालों में भी एक्नी बैक्टीरिया है उनके स्किन पे। सही। इन फीमेल्स अगेन हार्मोन्स, प्रेगनेंसी, कुछ ख़वातीन हैं उनमें प्रेगनेंसी में एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो चेंज ऑफ हार्मोन्स की वजह से ये सारा सिलसिला होता है। अगेन जहाँ पे हार्मोनल इशू है, अब एक्नी डिफरेंट एरियाज ऑफ द फेस पे डिफरेंट तरीकों से आती है। बिल्कुल। कुछ बच्चों के आप नोट करेंगी फोरहेड पे बहुत ज्यादा आ रही है, मैं उनसे पूछती हूँ डैंड्रफ तो नहीं हो रही, मेजॉरिटी को डैंड्रफ हो रही होगी। अच्छा, उसकी वजह से भी एक्नी होती है क्योंकि वो यहाँ गिरती है और इरिटेट करती है ओह, भवों के ऊपर, सही। यहाँ साइडों पे, ऑन द अपर पार्ट ऑफ ए चीक, बैक पे, शोल्डर्स। लड़कों को इधर ज्यादा होता है। सही। ठीक है, लड़कियों में आप नोट करेंगे चिन एरिया, जॉ एरिया, इधर बहुत एक्नी होती है, दिस इज हार्मोनल एक्नी। ओके। उनको यूजुअली अराउंड देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके आसपास हो रही होगी, या अगर कभी आपकी साइकिल मिस हो गई तब हो रही होगी। चीक्स पे नॉर्मली जो आती है ना, मैं पेशेंट से पूछती हूँ कितना फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं आप लोग? अच्छा, बता दें मुझे। और वो भी बाहर का गंदे ऑयल वाला, लाइक ओवर यूज्ड ऑयल बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। या आप कितना लजीज खाना खा रहे हैं, स्पाइसी फूड जो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, एंड स्पेशली ये सब आप करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस सब पे पानी का इनटेक अच्छा नहीं रख रहे तो भी होता है। देयर लॉट्स ऑफ पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हम तो पानी भी अच्छा पीते हैं फिर भी हमें हो रही है, फिर आपको और सवाल करने पड़ते हैं कि क्या कंज्यूम करते हैं क्या नहीं करते। जैसे ये प्रोटीन शेक्स, बहुत से लोग वो कंज्यूम करते हैं, उस पर भी बहुत से लोगों को एक्नी होती है, तो हम बोलते हैं कि वे प्रोटीन कैन कॉज एक्नी, तो उसको रिड्यूस करके देखें। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध की बनी हुई चीज़ें कैन प्रोलिफरेट द एक्नी इशू।
ओके। तो उसको हम बोलते हैं थोड़ा सा रिड्यूस करें, लो फैट मिल्क ले लें, हम दूध पीने से मना नहीं करते, लेकिन सही। लो फैट ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता लोगों को। सही। डार्क चॉकलेट से एक्नी नहीं होती, अच्छा, डार्क चॉकलेट से बिल्कुल नहीं होती। लेकिन नॉर्मल चॉकलेट जो आप लेते हैं मिल्क, उससे होती है? अगेन मिल्क ओके। चॉकलेट, मिल्क है उसमें ज्यादा क्वांटिटी में, दैट कैन कॉज अ लिटिल बिट ऑफ एक्नी। ओके। तो पेशेंट अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से जो बहुत गौर करे उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे इस चीज से ज्यादा होता है। फॉर सही। एग्जाम्पल इफ आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ मिल्क, मुझे एक्नी निकलती है, सही। तो मैं मतलब ये अपनी उसका एक लाइफस्टाइल रिएक्शन है। चेंज करती सही, हूँ। ठीक, एग्जैक्टली। ठीक। तो एक्नी होने से जो है वो मतलब एक्नी का हाइजीन से भी कोई ताल्लुक है कि आप जितना अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे मेकअप इस तरह? पहन के मत सोएं। ओके। क्लॉग, जहां पोर्स क्लॉग होंगे, हम्म। पोर्स सबके फेस पे होते हैं, हम्म। किसी में इनलार्ज्ड होते हैं, किसी में बिल्कुल छोटे से होते हैं, श्रंकन होते हैं। सो इनलार्ज पोर्स का मतलब आपका जो है ऑयल ग्लैंड भी इनलार्ज्ड है या हाइपर प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपर सीबम बना रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस भी होंगे। अब आप उस पर मेकअप लगा के सोएंगी तो ना सिर्फ विल इट कॉज स्किन एजिंग, बट इट विल ऑल्सो कॉज क्लॉग्ड पोर्स। क्लॉग्ड पोर्स का मतलब है कि सीबम बाहर नहीं आ पाएगा, डेड स्किन बाहर नहीं आ पाएगी, उसको जगह नहीं मिल रही सफाई होने की, एंड इट विल कॉज एक्नी। सो यस, हाइजीन मैटर्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लीच से मुंह धोना शुरू कर दें। आई हैव हैड पेशेंट्स जो सर्फ से मुंह धोना शुरू हो गए थे कि हमारा मुंह साफ नहीं। तो हर तरह के लोग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और आपको उनका मेंटल स्टेट भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और लिविंग कंडीशंस भी समझने पड़ते हैं। बिल्कुल। अभी आपने बात की कि मेकअप लगा के ना सोएं, लेकिन अब डॉक्टर अस्मा जो ज़माना आ गया है ना, अब हमारी जो टीनेजर बच्चियां हैं वो भी इतना शदीद कोई मेकअप ऑब्सेस्ड हो गई हैं सोशल मीडिया की वजह से, या जो भी आप कह लें कि वो छोटी-छोटी बच्चियां भी जो है ना उनको मेकअप अप्लाई करना है, वो कॉलेजेस में जा रही हैं तो उनको मेकअप चाहिए। तो आप ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगी कि किस हद टिंटेड तक? सनब्लॉक लगा लें। अच्छा। टिंटेड सनब्लॉक लगा लें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। आपको फाउंडेशन लगाना था, कवर करना था, वो भी हो गया। दूसरा, देन आई एम अ बिग फैन ऑफ दीज टिंट्स, लिक्विड टिंट्स। लिक्विड टिंट्स। उससे कभी आपका पोर क्लॉग नहीं होगा। अगर उसमें ऑयल बेस ज्यादा नहीं है तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, स्पेशली दोज विद ऑयली स्किन। सही। या आप पाउडर बेस यूज कर लें, क्योंकि वो ऊपर ऊपर ही बैठेगा, हम्म। सीप इन नहीं करेगा। लिक्विड्स जो आपके क्रीम बेस होते हैं वो अक्सर सीप इन कर जाते हैं। सो आप सनब्लॉक लगाएं और उसके ऊपर कोई भी टिंट लगा लें, नो प्रॉब्लम। सही, बस इतना ही मेकअप करें, उससे ज्यादा पे ना जाएं बहुत ओवर बच्चियां। नहीं करें। बट देखें, जो बच्चियां, ओके आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि दिस इज बहुत हिम्मत चाहिए करने के लिए, एंड आई थिंक आई विल जस्ट डू इट। सो जब व्हेन आई वाज इन माय 20s, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक्नी स्टार्ट हुई, और सिस्टिक एक्नी स्टार्ट हुई ओवरनाइट, एंड मैं परेशान हो गई। जाहिर है उसको कवर करने के लिए मैं कंसीलर यूज करने लगी, और रियली हैवी बेस, फुल कवरेज। उससे वर्स हुई मेरी स्किन, बेहतर नहीं हुई। और सिर्फ एक कवरेज करने से आप खुद को तो एक धोखा दे सकते हैं कि कवर हो गया, दिख नहीं रहा, लेकिन दिख सब कुछ रहा होता है और ज्यादा नुमाया होता है। सो इन दैट रिगार्ड मैं पर्सनली मना करती हूँ, कुछ मत करें, और लेट इट बी एंड गो सी अ डॉक्टर हु विल लिसन टू यू, एंड हाफ ऑफ द टाइम प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। स्ट्रेस से स्टार्ट होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टाइम्स जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये क्या स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रेस है जो एक्नी को ट्रिगर कर रहा है, तो क्या ये पढ़ाई वाला स्ट्रेस है जो आजकल हम बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं? इट कैन बी, इट कैन बी। मेरे लिए तो पढ़ाई वाला ही था। जब आप मेडिकल कॉलेज में हो ना, तो आपको, और अम्मा का थोड़ा सा डर हो तो आपको होता है कि मैं पास हो जाऊं, बस और कुछ नहीं हो। एंड मेडिकल कॉलेज में हमारी लाइफ उस वक्त इतनी स्ट्रेसफुल और हैपनिंग, और इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती थी एक वक्त में, कि इट डिड कॉज एक्नी, और फॉर मी स्ट्रेस इज द नंबर 1 कॉज। तो आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे बच्चों के कि जो अपने CI एग्जाम्स को लेके परेशान हुए हुए हैं, तो उस टाइम पे उनकी जो है वो एक्नी ज्यादा ट्रिगर कर रही है? बिल्कुल आते हैं, और एग्जाम्स के टाइम पे उनकी होती ही ज़्यादा है, और बहुत वर्स हो जाती हैं। देयर फीलिंग सुपर लो ऑन कॉन्फिडेंस, और वो बोलते हैं हम बस कुछ दे दें ये ठीक हो जाए। तो उसमें हमारे पास दवाइयाँ भी होती हैं और ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। अब तो माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि पेशेंट फील्स बेटर राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट, और विद इन अ वीक और 10 days ही उनकी एक्नी काम डाउन होना शुरू हो जाती है, कि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि टू हैव, मैंने बच्चों की स्किन अच्छे होते हुए
के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस में जो बूस्ट देखा है, दैट इज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर मी। सही, उस ट्रीटमेंट की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो ये मसला है एक्नी का बच्चों के साथ, और एक आजकल बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि वो मुसलसल लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे अपने गैजेट्स के ऊपर, और वो जो डार्क सर्कल्स के तोहफे लेके बैठे हुए हैं ना, तो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, डार्क सर्कल्स 2 रीजंस है, जेनेटिक्स, अनीमिया। ओके। और अनीमिया बहुत बड़ा कॉज है। और तीसरा रीजन जो है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डार्क सर्कल नहीं होता, वो अंडर आई ग्रूव्स होते हैं, ओके। गड्ढे से बने हुए होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये डार्क सर्कल है। अच्छा। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन सब में? जेनेटिक्स अगर आपके फैमिली में रन कर रहा है तो आप में नजर आएगा। अगर आप अनीमिक हैं, मैं पेशेंट्स के हैंड्स नोट करती हूँ, नेल्स नोट करती हूँ, वाइट है नहीं है, उस पर स्पॉट्स हैं, नाखून टूटते हैं नहीं है, मैं सवाल पूछती हूँ आपके नाखून जल्दी तो नहीं टूट जाते? फिर अगर आप पाम्स उनके देखें, माई हैंड्स आर पिंक बट बच्चों के हाथ सफेद जर्द होते हैं, दैट मीन्स यू आर अनीमिक। एक जो अनीमिक पेशेंट होता है उसके फेस पे एक पीलापन होता है, वो देख के पता चल जाता है। सो व्हेन वी लुक एट देम एज फिजिशियंस, हम टॉप टू बॉटम देख रहे होते हैं कि लुक कैसी है, अच्छा ओबेसिटी है नहीं है, नेक पे पिगमेंटेशन है कि नहीं है, इससे हमें आइडिया हो जाता है उसका। तो अनीमिया जिनको है उसमें आप ज़्यादातर पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, अगर हम ब्लड वर्कअप कराएं तो उसमें आ जाता है। सही। फिर मैं पेशेंट्स को आयरन टैबलेट्स पे, आयरन सिरप्स पे रखती हूँ और साथ में टॉपिकल क्रीम देती हूँ लगाने को। द थर्ड वाज द फिलर, वो अंडर आई ग्रूव्स। और अंडर आई ग्रूव्स में बेसिकली आपने पेशेंट का देखना होता है, अगर आप स्किन स्ट्रेच करके देखें और पिगमेंटेशन इम्प्रूव हो तो उसका मतलब है कि वो डार्क सर्कल्स नहीं हैं, अंडर आई ग्रूव्स हैं, गड्ढे बने हुए हैं। तो वहाँ पे लैक ऑफ कोलेजन है, लैक ऑफ अंडर आई फैट पैड है, तो उसमें हम यूजुअली फिलर लगा देते हैं फिर। अच्छा। ताकि वो इम्प्रूव हो जाए, या उसका पीआरपी कर देते हैं, या कोई भी मीजोथेरेपी की ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उनकी अंडर आई टेक्सचर स्किन इम्प्रूव हो जाए। सही। तो आप इस तरीके से इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू जो है ट्रीटमेंट्स के थ्रू फिर हम करते हैं। डार्क सर्कल्स को हम ट्रीटमेंट से भी कर सकते हैं ट्रीट, और मेडिसिन से भी कर सकते हैं। अच्छा। तो मेडिसिन में हम टॉपिकल क्रीम्स भी मैं देती हूँ, आई क्रीम्स दे दी, नाइट क्रीम लगाने को, रेटिनॉल नाइट आई क्रीम दे दिया, सनब्लॉक में बोलती हूँ मैंडेटरी लगाएं दिन में, इवन अराउंड आईज, और आयरन कैप्सूल्स, आयरन टैबलेट्स। जी, तो शादी से पहले लड़कियों में जो एक ब्राइडजिला मोड ऑन हो जाता है और वो बस परेशानी का शिकार रहती हैं कि किसी तरीके से हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं ना, ऐसे परफेक्ट हो जाएं कि जैसे कि मतलब कोई इमेजिन कर सकता है, सारे फिल्टर्स हमारे ऊपर आके लग जाएं। उसके लिए हम किन स्किन ट्रीटमेंट्स को या स्किन केयर टिप्स के बारे में जानेंगे। ये सारी बातें और इनसे जुड़े हुए कई और सवालात आपको मिलेंगे हमारी आज की इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर अस्मा से हम बात करेंगे। अस्मा, आप ये बताइए कि यही वाली सारी बात कि भाई शादी होने वाली है, अब तो इतना सा टाइम रह गया है, मुझे मेरी स्किन भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा अलग, वो तो खैर हक है, हर दुल्हन का हक है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जब एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर ऐसे सिलसिले में आप क्या करती हैं? किस किस्म की कोई ऐसी आपके पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस हों तो वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। मैं रोज 2 पैनाडॉल खाती हूँ Okay. और रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे सब्र देना कि मैं आज का दिन गुजार लूँ, क्योंकि अब मेरे पास हमारा ना एक वो सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और ये सीजन मुझे दीवाना बना देता है। क्या बात है। बिल्कुल। और इसमें बच्चियां स्पेशली शादी से महीना पहले जो पैनिक मचाती हैं, मुझे अक्सर और बेशतर उनको 1 महीने के लिए एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है। क्योंकि अगेन ऑन स्ट्रेस दे ब्रेक आउट। कोई रीजन और नहीं है, सब स्किन केयर परफेक्ट चल रहा है, हर चीज वो ठीक कर रही हैं, लेकिन वो स्ट्रेस लिए जा रही हैं, एंड दिस इज एन सम काइंड ऑफ स्ट्रेस जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है उनका। सही। टू लुक पिक्चर परफेक्ट, मेरा ड्रेस का ये वाला हिस्सा उसने अलग बना दिया तो उस पे स्ट्रेस है, तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट भाग गया तो उस पे स्ट्रेस है। अभी करंटली आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई हैव 2 ब्राइड्स एंड दे हैव ड्रिवन मी क्रेजी। वो ऐसा है कि वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई मीडियम नहीं छोड़ती मुझे मैसेज करने के लिए जब उनके एक पिंपल निकल आए,
उनके एक्नी रहती है और स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादा हुई हुई है, और मैं उनसे यही कहती हूँ मुझे स्ट्रेस लेने दें, आपकी स्किन के बारे में आप छोड़ दें, एक स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो अब हम उनके ट्रीटमेंट्स भी ऐसे कर रहे हैं कि उससे उनकी स्किन ठीक रहे, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताते हैं, उनको एंटीबायोटिक पे भी मैं रखती हूँ, बट अगेन कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, तो फिर वो आके तंग करती हैं और फिर हम बोलते हैं कि मैं कहाँ सर मारूं अपना। बट इन पेशेंट्स के लिए भी हम आजकल जैसे आई हैव अ पील, इट्स कॉल्ड द नो पील पील, ओके, वो कर रही हूँ मैं, जिससे उनकी एक्चुअली एक्नी काम डाउन हो जाती है, वो खुद भी काम डाउन हो जाती हैं और सुकून में आ जाती। सही। तो ऐसी कोई आप खास फिंगर टिप्स पे कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगी कि स्किन केयर रूटीन ये चीजें आप अपना लें, ये तो बहुत ही लाजमी है अगर आप अपनी स्किन जो है वो अच्छी देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बोलती हूँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ स्ट्रेस नहीं लेना, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ स्ट्रेस नहीं उसको लेना। डस्टबिन में डालें। बिल्कुल, आप डस्टबिन में डालें, मुझे दे दें। आपकी स्ट्रेन है ना, मुझे दे दें, मैं स्ट्रेस ले लूंगी। सही। सेकंड, मैं बोलती हूँ वाटर इनटेक अच्छा रखो। हम्म, थर्ड, सन ब्लॉक मैंडेटरी करवाती हूँ। सही। फोर्थ, विटामिन सी सेरम्स या क्रीम्स का यूज अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, वो मैं करवा देती हूँ। सही। चौथी चीज मैं उनको एक्चुअली बहुत बोलती हूँ, खुश रहने की कोशिश करो, बिकॉज ये आपका वो पीरियड है जो वापस नहीं आएगा, और बिल्कुल। इसमें जितना एंजॉय करोगे वो तुम्हारे फेस पे नजर आएगा। मुझे वो हैप्पी ब्राइड्स बड़ी पसंद है, और ऐसी बड़ी गिनी चुनी मेरे अब तक 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में मेरे पास रही हैं स्ट्रेस फ्री ब्राइड्स, एंड उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एंड दे वर ग्लोइंग माशाल्लाह। लाइक हंसती हुई ब्राइड्स, मुझे इतनी प्यारी लगती हैं ये। तो ऐसी मैं बोलती हूँ एंजॉय करो इस फेस को, यू विल हैव अ वंडरफुल स्किन। सही। तो खुश रहना, अच्छे फ्रूट्स कंज्यूम करें विटामिन सी वाले, दिस विल मेक योर स्किन ग्लो एट द एंड। जबरदस्त। अच्छा, अब शादी हो गई, शादी वाले फेज से आप गुजर गए, उस ब्राइड जिला मोड से आप बाहर आ गए, फिर ये हुआ कि जी आपने एक्सपेक्ट करने लग गए, बच्चा हो गया, ये हो गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर डिलीवरी भी बड़े मसाइल होते हैं। सबसे पहला मसला तो जो होता है वो मिलाजमा का होता है, झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं फौरी तौर से, और उसमें भी जो है ना वो ख्वातीन बड़ी पैनिक कर जाती हैं कि भाई अभी तो 1 साल पहले तक तो हम इतने ग्लो कर रहे थे, इतने अच्छे थे, और अब जो है वो ये हो गया। तो ये मिलाजमा एक्चुअल है क्या चीज़? मिलाजमा इज अ स्किन कंडीशन जिसमें मेलानिन सेल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, ज़्यादा बनना, मेलानिन पिगमेंट जो है वो ज़्यादा बन जाता है, मेलानिन सेल ज़्यादा बन रहे हैं और एक्यूमुलेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, अच्छा। उसमें डिस्क लाइक अपीयरेंसेस या यूजुअली सिमेट्रिकल अपीयरेंस होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ झाई पड़ेगी अच्छा। फेस के, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं, दैट्स फोरहेड, चीक्स, नोज, अपर लिप। ओके, इन जगहों पे Chin. ज़्यादा। इन जगहों पे ज्यादा पिगमेंट आता है, और सिर्फ इसका एक कोई कॉज नहीं है कि प्रेगनेंसी एक कॉज होगा। प्रेगनेंसी भी एक कॉज है जिसको हम कोलाज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। सही। ग्रे ब्राउन या ब्राउन कलर का पिगमेंट हो जाता है, बट इसके कॉज में सन एक्सपोजर, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, जिसमें अगेन हमारे यहाँ सन ब्लॉक लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत से लोगों में। फिर सर्टेन मेडिकेशंस, change in hormones, hormonal pills, contraceptive pills. Stress is a factor which can trigger it, worsen कर सकता है। इसके अलावा these are, and ये जो हमारी खूबसूरत फॉर्मूला क्रीम्स है, सबसे one of ज़्यादा। the main reasons for melasma, जिससे वो झाइयाँ पड़ जाती हैं। सही। तो इन झाइयों का कोई ट्रीटमेंट है? अगर आप मुझसे पूछेंगी क्योर है कि नहीं, तो मैं बोलूंगी 100% क्योर नहीं है। अच्छा। मैं इसे कम कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप पूछेंगी 100% खत्म कर सकती हूँ जिंदगी भर भर के लिए, मैं नहीं कर सकती। ओके। इट इज रिडिक्यूलस अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, नहीं होता, आपको मेंटेन करना पड़ता है। इट्स लाइक हैविंग डायबिटीज। ओके। शुगर है, क्या करना है, आपने मेंटेन करना है, मीठा कम खाएं, फलाना कम करें, अपनी दवा लें, तो सही रहेगा। सिमिलरली मिलाजमा में
आपको सन एक्सपोजर जो है उसमें सन ब्लॉक लगाएं, पीक आवर्स में सन अवॉइड करें, हैट पहने. देयर आर दीज 5 सन सेफ्टी रूल्स जो हम हर पेशेंट को सिखाते हैं. स्लिप ऑन अ फुल स्लीव शर्ट, स्लॉप ऑन सम सन ब्लॉक, स्लैप ऑन अ फुल ब्रिम्ड हैट, सीक शेड यानी पीक आवर्स में बाहर मत निकलें, विच इज फ्रॉम अराउंड 9 o'clock till 4 o'clock in the evening, and then slip on some sunnies, sunshades लगाएं क्योंकि आईज भी अफेक्ट होती हैं. तो ये सन सेफ्टी मेजर्स हैं आपके. सन ब्लॉक लगाएं, आप अपना विटामिन सी यूज करें, दिस विल हेल्प अ लॉट. अगेन बहुत से लोगों को मिलाजमा, ज़्यादातर ख़वातीन आपको बोलेंगी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं था, सेकंड या थर्ड के बाद से शुरू हुआ. फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने कोई वक्फे की गोलियां तो नहीं ली थी? अच्छा, उससे भी क्योंकि होता है. उसका भी एक साइड इफेक्ट में आना शुरू हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म यूज जिन्होंने किया हुआ हो. सही. कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव आपने डिवाइसेस तो नहीं यूज किए हुए, कॉइल्स वगैरह होते हैं, उससे भी पिगमेंटेशन आ जाती है. देन देयर कैन बी, आप काम क्या करते हैं, अगर मेन स्पेशली मेल्स में सन एक्सपोजर कितना है, उनमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आने के चांसेस होते हैं. एंड टेक केयर कितनी करते हैं. अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काउंट कर रही होती हैं. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि सन ब्लॉक जो है हम घर में नहीं लगाएंगे. अक्सर आर्टिस्ट या जैसे आप लोग ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं आपके पॉडकास्ट वगैरह की, द काइंड ऑफ लाइट्स दैट यू यूज उसकी भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं. सो दोस आर डैमेजिंग आल्सो. एग्जैक्टली. तो सन ब्लॉक हमेशा घर के अंदर भी हो तो भी मैंडेटरी है, क्योंकि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी खिड़की के थ्रू भी आ जाती हैं. उजाला तो हर एक के घर में होता है, अंधेरे में पड़े रहे हैं लोग, बिल्कुल भी नहीं. तो अल्ट्रावायलेट रे से हम बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट की स्किन को या आपके स्किन को, जिसके लिए हम बोलते हैं कि सन ब्लॉक आपने लगाना है. अल्ट्रावायलेट ए एंड बी. अल्ट्रावायलेट ए इज कॉजेज एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग, और बी से स्किन कैंसर. तो इन दो से प्रोटेक्ट करने के लिए हम बोलते हैं कि सन ब्लॉक लगाना है. यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो आप एजिंग और स्किन कैंसर, इन दोनों चीजों से जो है वो अपने आप को किसी हद तक जो है वो महफूज बिल्कुल कर सकेंगे. और लोग लगाते ही नहीं लगाते. लोग टैनिंग में बिलीव करते हैं कि ओ हम बीच जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड टैन. टैनिंग causes more aging, टैनिंग causes more cancers. अच्छा. तो डॉक्टर इसमें आपने बात की थी कि विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये मिलाजमा के लिए जो है वो अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है. तो इनके सीरम्स आजकल बड़े कॉमन हुए हुए हैं, तो क्या ये सीरम सही है, इनको अप्लाई किया जा सकता है ऑन डेली बेसिस? बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है और करना भी चाहिए. विटामिन सी की सेरम्स की प्रिस्क्रिप्शंस जो मैं देती हूँ बहुत समझ के देती हूँ. वो इसलिए क्योंकि सेरम हर एक को सूट नहीं करता. सही. मोस्टली ऑयली स्किन पेशेंट्स को मैं सेरम्स देती हूँ और ड्राई स्किन वालों को क्रीम्स देती हूँ. अच्छा. क्रीम बेस में, क्योंकि सेरम में एक्टिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. सही. ठीक है. और ऑयली स्किन वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक ऑयल की लेयर होती है, तो उसके लिए सीप इन करना इजी फॉर अ सेरम इज बेटर. अच्छा. यानी कि एक सेरम के थ्रू उसका इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से सीप इन हो जाते हैं. और जो ड्राई स्किन वाले हैं उन पे अगर वो स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स, कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव्स लगेंगे तो उनको रिएक्शन हो सकता है, एक्नी हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, रैश हो सकता है. तो उनके लिए क्रीम बेस बेहतर होती है ताकि उनकी स्किन साथ साथ मॉइस्चराइज भी हो जाए. बट विटामिन सी एंड ई इज वेरी गुड फॉर मिलाजमा. सही. तो ये जो मिलाजमा की हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी जो है वो एज रिलेटेड होता है कि इस एज में जाके शुरू होगा मिलाजमा होना, या किसी भी एज में हो सकता है? यूजुअली फीमेल्स में मोस्टली प्रेगनेंसी एंड ऑनवर्ड्स होता है, या अगर कोई भी एज हो, वो कोई भी एज हो सकती है. और जेनेटिक्स में अगर आप रन करता है, इफ इट रन्स इन योर फैमिली देन यू कैन गेट इट इवन एट एन अर्ली एज. अ लॉट ऑफ वुमेन उनको they don't have this problem during their pregnancy or their teenagers or their adulthood, but menopause के बाद उनको ये होता है. Again change of hormones की वजह से. So ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमें जितना अपनी स्किन का ख्याल करेंगे तो आगे चल के आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे. सही. और ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो हैं रह जाते हैं, तो ये किस वजह से हो जाते हैं?
ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। एक होता है प्रेगनेंसी में आपकी स्किन बहुत स्ट्रेच करती है, इट्स लाइक एन इलास्टिक। सही। ठीक है, और उस दौरान में खवातीन को स्किन स्ट्रेच करने के साथ साथ इचिंग बहुत होती है, तो वो स्ट्रेच हो रही है, मुसलसल खिंच रही है। उसको खारिश कर अगर रही आपने है। खारिश कर दी तो वो तो आपके परमानेंट स्ट्रेच मार्क्स रह गए, फिर ना मैं कुछ ओह! कर सकती हूँ ना कोई और कुछ कर सकता अच्छा। है। आप सर्जिकली उसको ट्रीट करवा लें। ओह! ठीक है, जब स्किन जो लैक्स हो गई हुँ, हुँ। उसको फिर आप सर्जिकली कट करके, टमी टक है हुँ, उसमें हुँ। आप सही करवा सकते हैं। हुँ, हुँ। वरना जो नॉर्मल हमारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें बहुत कम ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो बहुत इफेक्टिव होंगे हुँ, स्ट्रेच हुँ। मार्क्स के लिए। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं पेशेंट से हमेशा कहती हूँ कि आप इसको मॉइस्चराइज करें, कोशिश करें आपने स्क्रैच नहीं करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बायो ऑयल का यूज़ बहुत कराती हूँ। हुँ, हुँ। बायो ऑयल के नाम से ही आता है ये अच्छा। प्रोडक्ट, वो आप लगाएं आफ्टर शावर, रात को सोते वक्त 2 टाइम लगाएं रोजाना। इट्स वेरी इफेक्टिव, इट्स वेरी नाइस। हुँ, हुँ। और इवन आफ्टर डिलीवरी हुँ, हुँ। उस आप मॉइस्चराइज करें एंड लेट योर स्किन गो बैक टू नॉर्मल। उसके साथ बहुत जबरदस्ती ना करें। सही। मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट विद इन्फ्लेमेशन। ओके। जहाँ इन्फ्लेम हो गई, स्किन लाल हो गई, वहां धब्बा भी आएगा, हुँ। वहां झाइयाँ भी आएंगी, वहां पे परमानेंट मार्क भी आ जाएगा। सही। तो कोशिश करें इन्फ्लेमेशन को छेड़े नहीं हुँ, हुँ। और इन्फ्लेम होने ना दें। ओके। इन्फ्लेमेशन कम होगी, सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सही हो जाएंगे। लेकिन हम मार्केट में देखते हैं इतनी ऐसी क्रीम्स आई हुई हैं, वो इतनी जो है वो बड़े-बड़े दावे दावे करते कर हैं। रहे होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स 100% रिमूव और ये वो, तो ये क्या है? गिमिक है ये बस एक? मार्केटिंग आप लोग करते हैं, मैं नहीं। नहीं, वाक़ई में ये बहुत सी गिमिक है। चीजें मार्केटिंग गिमिक होती हैं एंड मैं बड़ी बदनाम हूँ इसके लिए कि मुंह पे बोल देती हैं मार्केटिंग गिमिक है। हुँ, मैं तो हुँ। बोलती हूँ मार्केटिंग गिमिक है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल। मैं तो लॉट ऑफ गर्ल्स उनको मैं बोलती हूँ कि देखो, these stretch marks are your stripes। हुँ। एक टाइगर पे स्ट्राइप्स खूबसूरत लगते हैं। You're हुँ। that tiger who's gone through so much and come back हुँ, हुँ। stronger। हुँ। So embrace them। ये तो आप कह रही हैं ना एम्ब्रेस देम, लेकिन अस्मा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मर्द हज़रात स्पेशली, कि वो अपनी बीवियों को फ़ोर्स करते हैं कि भाई ये मार्क्स बहुत बुरे लग रहे हैं और इनको तुम ख़त्म करवाओ और इनको किसी भी सूरत से जो है ना गायब कर दो। तो फिर वो औरतें कहाँ जाएँ? उसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके। देयर इज कार्बोक्सी ट्रीटमेंट, हुँ, हुँ। सीडीटी ट्रीटमेंट हम उसको बोलते हैं, या कार्बोक्सी TCO2 ट्रीटमेंट बोलते हैं। उससे रिड्यूस होता है। माइक्रो नीडलिंग है, उससे रिड्यूस होता है, 100% ख़त्म नहीं होता। और जो मर्द ये बोलते हैं ना, उनको तो खुद को पहले देख लेना चाहिए, फिर उसके बाद बात करें। IPL, बोटॉक्स, केमिकल पील्स, PRP, भाई ये क्या चीज़ें हैं? ये किस बला का नाम है? इसके बारे में जानने के लिए और इससे रिलेटेड तमाम सवालात के बारे में जानने के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ हमारी आज की इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हम आज आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे और ख़ुद भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अस्मा, जो हमें बताएंगी कि IPL ट्रीटमेंट होता क्या है, क्योंकि भाई साफ सी बात है, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो इससे कोई इंडियन प्रीमियर लीग टाइप की कोई वाइब आ रही थी। तो डॉक्टर अस्मा, ये क्या चीज़ है? IPL, intense pulse light. So it's a light treatment similar to laser treatments. Laser treatment में भी light emission होती है। तो थ्रू लाइट एनर्जी ये डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं। सही। जिसमें हेयर रिमूवल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। एनी बर्थ मार्क्स रिमूव करने अच्छा। हों उसके लिए ये लेज़र ट्रीटमेंट्स या लाइट ट्रीटमेंट्स यूज़ होते हैं। पिगमेंटेशन, मिलाज़मा, एक्नी, इन सारी चीज़ों में हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें IPL भी आता है। इसमें लेज़र्स डिफरेंट आते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स। सही। and this all comes under one roof। अच्छा, तो इसका पूरा एक जो अम्ब्रेला है वो IPL है और उसके अंदर जो है वो सारे इसके टाइप्स ऑफ IPL लेज़र। को एक अम्ब्रेला नहीं बोलूंगी मैं, अच्छा। एनर्जी बेस्ड डिवाइस फिर मैं बोलूंगी। ओके। क्योंकि IPL में डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी होती है और लेजर में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी होती है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। IPL थोड़ा सा डाइवर्स हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो डिफरेंट मशीनरी का भी फर्क है ऑब्वियसली, बट पर्पस वही है कि टू इम्प्रूव योर स्किन क्वालिटी या इम्प्रूव योर हेयर प्रॉब्लम्स। जैसे लोगों के इनग्रोन हेयर हो जाते हैं, वैक्स नहीं कराना हो किसी को, जिनको रैशेस हो जाते हैं वैक्स कराने से, तो वो ये लोग स्विच करते हैं लेजर्स के ऊपर। ओके। IPLs के ऊपर। तो अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो अराउंड क्या इसकी कॉस्ट जो है वो पड़ती है इन ट्रीटमेंट्स की?
वेरीज फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक, अच्छा प्लेस टू प्लेस, डॉक्टर टू डॉक्टर, मशीन टू मशीन। अच्छा अब क्योंकि एडवांसमेंट इतनी हो गई है हमारी एस्थेटिक्स की फील्ड में कि लेज़र लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हमें मशीनें इतनी महंगी पड़ती हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली होती है। बिल्कुल इट कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 15,000 टू I don't know 50,000 100,000। अच्छा अगर हम फुल बॉडी की बात कर रहे हैं, बहुत से क्लिनिक्स पैकेजेस ऑफर करते हैं। अगर आप एक फेस लेज़र सिर्फ कह लें तो उसमें 5,000 से लेके 10-12,000 25,000 कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। वो आपके मशीन के हिसाब से, एरिया ऑफ लेज़र के हिसाब से पेशेंट डॉक्टर आपको बता देता है। सही। तो ये जो आईपीएल ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये आपका वन टाइम ट्रीटमेंट है या इसमें भी आपको डिफरेंट इंटरवल्स के बाद इसको आपने रिपीट करवाना नहीं, है? लेज़र ट्रीटमेंट्स या आईपीएल ट्रीटमेंट्स इसमें सेशंस लगते हैं। इट्स नेवर अ वन टाइम ट्रीटमेंट। ओके लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। सही हर एक पे एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। सही अगर हम हेयर रिमूवल की बात करें तो हेयर रिमूवल में इट टेक्स अबाउट 5 to 8 सेशंस, समटाइम्स इवन 12 सेशंस। अच्छा अगेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत मैटर करते हैं, ख़ास करके फीमेल्स में। अगर किसी के ऐसा है तो हम साथ में उसको भी ट्रीट करते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें साथ साथ ट्रीट हो रही होती हैं। पाकिस्तान में कहाँ पे जो है ये बेस्ट इस वक्त इसकी फैसिलिटी मौजूद है आईपीएल ट्रीटमेंट्स की, किन किन जगहों पे? पूरे पाकिस्तान में ही है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में, मेरे क्लिनिक में भी है। अच्छा, सब जगह जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई फील्ड है हमारे कंट्री में। अब इस बार तो हर डॉक्टर वांट्स टू गेट इनटू एस्थेटिक्स। सही हर एक को खूबसूरत लगने का शौक है, लगना अच्छा लगता है। तो और सोशल मीडिया जो है हमें इतनी उसने नॉलेज फैला दी है, पूरी हर एक को इसके बारे में पता चल गया है या चल रहा है, एंड दे वांट टू नो। बट दीज आर लग्जरी ट्रीटमेंट्स अगेन। इतनी सस्ती नहीं है, अफोर्डेबिलिटी एक कैन बी एन इशू, एंड विद द इन्फ्लेशन आई फेल्ट कि इट्स अगेन बिकम अ लग्जरी। बीच में जो मैंने फील किया था, इट बिकेम रेगुलर नेसेसिटी, एवरीडे थिंग, कि हर कोई फ्रॉम अ यंग एज, मदर्स अपनी बच्चियों को भी लेके आ रही हैं, तो यंग एडल्ट्स हैं वो भी करवा रहे हैं, हर कोई करवा रहा था। बट विद द इन्फ्लेशन आई गेस इट्स अगेन बिकम अ लग्जरी। सही। तो इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आईपीएल ट्रीटमेंट के? करने वाला सही हो तो फिर साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है सच अच्छा। कोई भी। बट अगर करने वाले को समझ ना हो तो साइड इफेक्ट्स ही साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा यानी कि फॉर एग्जांपल टेम्पररी साइड इफेक्ट्स में हम बोलेंगे बर्न हो सकता है, अच्छा वो ठीक हो जाता है। बट देन देयर आर पीपल, अगर सही मशीन और सही करने वाला सही ना हो तो फिर आपकी रिजल्ट्स नहीं आते। पेशेंट अपसेट होते हैं कि हमने इतने पैसे लगाए और हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। सो आई ऑलवेज सजेस्ट डू योर होमवर्क, गो टू द राइट डॉक्टर। दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट चीप। जहाँ चीप हैं वहाँ पे आप चेक कर लें क्यों चीप हैं। दे कैन बी चीप फॉर 2 reasons। वन, डॉक्टर themselves are not doing it, कोई टेक्नीशियन कर रहा है या someone who's a non-doctor वो कर रहे हैं। 2, डिवाइस जो यूज़ हो रही है वो हल्की क्वालिटी की होगी। अच्छा अच्छा, ये 2 रीजंस होते हैं। अच्छा डॉक्टर अस्मा, अब इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी मशीन्स भी आ गई हैं जो लेज़र आपको कर देती हैं, और ख़वातीन जो है वो अक्सर ख़ुद ख़रीद रही हैं अपने घरों पे, और आपने देखा होगा बड़ी कॉमन हो गई हैं। तो क्या ये चीज़ सही है, इसको इस तरह से यूज़ करना विदाउट एनी डॉक्टर सुपरविजन के? आप होम बेस्ड आई थिंक आईपीएल डिवाइसेस की बात कर रही हैं, एंड विच इज़ फाइन इन माय ओपिनियन, because these devices are made by big companies like Philips and of the sort. तो अब ये लोग बहुत safe devices बनाते हैं, and obviously वो एक clinic based हैवी ड्यूटी एनर्जी डिवाइस नहीं होगी, हल्की क्वालिटी की होगी, या हल्का उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, मशीन की स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन इफेक्ट देगी। अगर हम पेशेंट को 2 महीने में एक बार बुलाते हैं लेजर के लिए, तो ये आपको हर 15 दिन में स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। होम बेस्ड डिवाइसेस में हेयर रिमूवल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर जैसे आपने कहा कि 12 ट्रीटमेंट्स 12 सेशंस भी लेने पड़ते हैं, तो क्या ये 12 सेशंस के बाद जो है वो 100% बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं, या उसके बाद भी फिर आपको फॉलोअप सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है? This is a very good question and I will love to address this.
lasers या IPL is permanent hair reduction. Okay, it's not It is removal. not permanent hair removal. 100% removal कहीं नहीं होता है. 90 to 95%, sometimes even 98% बाल खत्म हो जाता है. सही. 2%, 5%, 10% बाल रहेगा, वो वीक बाल होगा या फाइन हो जाएगा या पतला हो जाएगा. लेजर 3 तरीके से काम करता है. या तो बाल आपका राइट आफ्टर लेजर बहुत थिक आएगा और फिर अचानक से झड़ना शुरू हो जाएगा. यूजुअली दिस टाइप ऑफ हेयर गोज अवे सूनर. दीज पीपल टेक लेसर नंबर ऑफ सेशंस. नंबर 2, बाल देर से ग्रोथ आती है. तो जो पेशेंट्स बोलते थे कि हमारी तो हर हफ्ते हम थ्रेडिंग कराने बैठे होते थे, अब महीने तक अगर उनको सुकून है तो दैट्स अ गुड थिंग. थर्ड, बाल पतला होना शुरू हो जाएगा और देर से आएगा, तो वो फाइन हो के रुआं हो के खत्म होता है. Your hair growth sometimes can come back during or right after pregnancy. अच्छा. Now in women there's a rule of 1/3 in pregnancy. 1/3 women उनके skin conditions, hair conditions बिगड़ जाते हैं. 1/3 खवातीन के बेहतर हो जाते हैं. 1/3 खवातीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ना बुरा होता है, ना खराब होता है, ना अच्छा होता है. जैसा है वहीं पे टिक जाता है. लेकिन अगर प्रेगनेंसी के बाद भी आपकी हेयर ग्रोथ आ जाए, 1 या 2 सेशन कराएंगी फिर वो खत्म हो जाएगा. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके मुंह पे रुआं होता है और बोलते हैं लेजर कर दें. मैं उनको वापस भेज देती हूँ. अच्छा. प्लीज आप चले जाएं, इतनी नाशुक्री ना करें. सही. बिकॉज लेजर रुएं पे काम नहीं करता. फाइन thin golden ruah bal does not work. Laser does not work on this. So आप प्लीज उस चीज को ना छेड़ें जो कभी वहां नहीं थी, क्योंकि laser can sometimes trigger new hair growth that was never there before. This is one thing I tell every patient. मैं अपने पेशेंट को एजुकेट करती हूँ तो मैं उसे ये जरूर बताती हूँ मत छेड़ें. और मैं मना करती हूँ बहुत से लोगों को, फिर भी मस्ती होती है ना, वो जाते हैं कहीं और जाते हैं, वहां जाके करवाते हैं, फिर वापस भी आते हैं कि हमें देखें ग्रोथ आ गई, पहले नहीं थी. मैंने कहा मैंने आपको समझाया था, जब नहीं माने तो मैं क्यों छेड़ूं अब. सही. अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम ये जो होम बेस्ड वाली हम बात करें लूमिया वगैरह की, तो ये जो खवातीन इस्तेमाल कर रही हैं तो इसका भी इसी तरीके से है कि एक टाइम आएगा कि आपका बाल जो है वो बिल्कुल ही फाइन थिन होके और फिर खत्म हो जाएगा. बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है. ज्यादा सेशंस लगेंगे उन्हें, ज्यादा टाइम लगेगा शायद, बट हो जाता है. सही. यानी एक ना एक टाइम पे आके बिल्कुल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. बिल्कुल हो जाता है. ठीक है. तो इसके जो फिर वही बात आ जाती है कि अगर मतलब फिर क्या हमें वंस इन एयर फॉलो अप सेशन लेने की जरूरत पड़ती है या वो भी नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाता है? डिपेंड्स. फॉर एग्जांपल जिन लड़कियों के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं और फेस पे हेयर ग्रोथ होती है, उन खवातीन में, उन बच्चियों में उनको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है. वो सालाना आ जाती हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर रिमूवल वो खुद बोलती हैं कि हमारा फेस फ्रेश हो जाता है, ब्राइट लगने लगता है, तो आप कर दें लेजर. एंड लेजर डज हेल्प रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन, तो इसीलिए उसका एक अच्छा इफेक्ट भी आता है. बहुत से लोग वापस नहीं भी आते. तो आई हैव डन माई लेजर. मैंने आखिरी लेजर 2014 में किया था बॉडी का. आई हैव नॉट टच माई बॉडी अगेन. ओह, दैट्स वंडरफुल. तो बहुत आसानी है. it's a very good investment. सही. तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि जैसे ख्वातीन पूछती हैं हम अपनी बच्चियों का कब स्टार्ट करें, तो इफ दे हैव हिट प्यूबर्टी तो गिव इट 1 year कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाए एंड देन यू कैन स्टार्ट देयर लेजर. सही. और आप करवा लें, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. वो सुकून में होंगी. और मुझसे पूछते हैं सबसे ज्यादा कौन से एरियाज हम करवाएं. मैं बोलती हूँ आप हाफ लेग्स करवा लें, अंडर आर्म्स करवा लें, प्राइवेट एरियाज करवा लें, सुकून की लाइफ है. सही. यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी हिट करे तो 1 year कंप्लीट करने के बाद साइकिल रेगुलर हो जाए और फिर आप उसके बाद फिर आप इसको करवा लें. तो उसका भी फिर वही ड्यूरेशन होता है, उतने ही सेशंस होते हैं? हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी भी पेशेंट्स हैं जो मैं बोलती हूँ कि अगर हम फेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, फेस इज डन मिनिमम आफ्टर 4 weeks. सही. ठीक है. तो ऐसी भी पेशेंट्स हैं 4 हफ्ते बाद आई, उनके मुंह पे कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो मैं वापस भेज देती हूँ कि जाएं. उनको 2-2 3-3 महीने कोई ग्रोथ नहीं आती, तो मैं बोलती हूँ तब आइएगा जब थोड़ी ग्रोथ हो जाए. सही. छोटी ऑल ओवर ग्रोथ आ जाए तो आप आ जाएं. देयर आर पेशेंट्स जिनको 1 month में ग्रोथ आ जाती है, एंड मोस्टली ये वो होते हैं जिनमें हिर्सुटिज्म या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है. एंड इन बच्चों के फिर कॉन्फिडेंस पे भी फर्क पड़ता है, इन खवातीन के कॉन्फिडेंस पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि फीमेल्स में उन एरियाज पे हेयर ग्रोथ होना, वो भी बिल्कुल मर्दाना दाढ़ी टाइप, इट्स नॉट नॉर्मल.
So from an Islamic point of view, somebody asked me कि क्या ये ठीक है कि हम फेस पे लेज़र कर रहे हैं, इज़ इट अलाउड इन इस्लाम? तो उसमें मैंने उन्हें कहा था कि कुरान में तो ये है कि मर्द और औरत में डिफरेंस होना चाहिए अपीयरेंस में, बिल्कुल। तो इसमें गलत क्या है? आप वैक्स और थ्रेड करके तो अपनी चमड़ी उधेड़ रहे हैं एक तरह से, खिंच जाती है, खिंच वो लटक जाती है, जाती अटक जाती है, रैश हो जाता है, बर्न हो जाता है, दिस इज सेफर, दिस इज बेटर। तो फिर वो माने और उन्होंने उस बात पे फतवा भी निकलवाया, पूछवाया भी मौलवी साहब से कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने मुझे वो एक लेटर भी भेजा कि आप कर दें बिस्मिल्लाह हमारी बच्ची के ऊपर। मैंने कहा हलाल करती हूँ मैं अभी। ये तो यानी कि वो चीज एक्सेप्टेबल है। लाइक आई हैव दिस वन, एक 11 साल की बच्ची मेरे पास एक बार आई थी, एंड शी वाज बुलीड इन स्कूल फॉर हर यूनिब्राउ, वेरी कॉमन। और उसकी मदर ने मुझे बोला मैं नहीं लाई हूँ इसे, ये मुझे लेके आई है, ये आप पे होमवर्क करके आई है। अच्छा। सो किड्स हैव बीन दिस डेस्परेट। तो एक कोई गलत चीज नहीं है, उसकी मदर खुद एक आलमा थी, उन्होंने कहा दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट। तो मैंने कहा ठीक है। भाई मसला ये है कि आजकल इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं है। अगर उसके होठ पतले हैं तो उसको मोटे करवाने हैं, और अगर उसके होठ मोटे हैं तो उसको पतले करवाने हैं। अगर उसके गाल चिपटे हैं तो वो चाह रहा है कि उसके गाल जो है ना वो बड़े भरे भरे हुए नजर आएं, आईब्रोज उसकी चढ़ी हुई नजर आएं, आर्च वाली हो, फेस उसका बिल्कुल स्टेगनेंट हो, एकदम कहीं से कहीं तक कोई झुर्रियाँ नहीं हो, कोई झाइयाँ नहीं हो। और इसके लिए वो क्या कर रहा है? उसके लिए वो ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है भाई, और क्या कर रहा है? वो बोटॉक्स ले रहा है, वो फिलर्स ले रहा है, वो माइक्रोडर्माब्रेशन, ये बड़ी कोई ख़तरनाक किस्म की मुझे एब्रीविएशन लग रही है, वो ये भी करवा रहा है, वो PRP ट्रीटमेंट्स ले रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। इन सब के बारे में हम जानेंगे आज की अपनी इस पॉडकास्ट के साथ। अस्मा, आप हमें बताइए कि ये मोटा छोटा लंबा ये सब क्या मसले हैं, ये लोग क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, और ये क्यों हो रहा है? जो एक ये डक वाले लिप्स आजकल बड़े लड़कियां बना बना के खुशी खुशी घूम रही हैं ना, क्या है? पाउट, यस पाउट, एग्जैक्टली, सॉरी माय बैड। Basically we all want to be Barbie. Yes, exactly. तो देखें, आजकल की बच्चियां are influenced by the Kardashians, the Jenners, different social media influencers, बिल्कुल। के वो आके बोलती, पहले होता था कि फलाने एक्टर जैसा हमको ये लुक चाहिए, अब उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब वो ज्यादा नहीं पूछ रहे, बट देन वो बोलती हैं कि हमें इस इन्फ्लुएंसर ने इस तरह कराया है, या हुदा ब्यूटी ने ये कराया था तो हमें ये करना है, हमें ऐसे लिप्स। मेरे पास एक्चुअली स्पेसिफिक बड़ी स्पेसिफिक चॉइसेस से लड़कियां आती होती हैं, हमें हुदा ब्यूटी लिप्स चाहिए। ओके। मैंने तब तक उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, मैंने उस जमाने में हुदा ब्यूटी को नहीं देखा था, ओके। तो मुझे पता नहीं था Then you क्या had है। to search I her. had to search her to see what kind of lips she has. हाँ। तो ये एक क्रेज है, आई थिंक इट्स ऑल टू डू विद एस्थेटिक्स। यू वांट टू लुक एस्थेटिकली परफेक्ट, परफेक्ट सिमेट्री चाहिए, परफेक्ट कुछ नहीं है। ये मैं अपने पेशेंट्स को बार बार बोलती हूँ। पेशेंट बोलता है कि हमारी ये साइड चौड़ी है और ये साइड पतली है, यहाँ से नाक अंदर है, यहाँ से बाहर है, आप इसको एक जैसा कर दें, आइडेंटिकल कर दें। आइडेंटिकल कुछ नहीं होता। आप two sides of your face are not identical, they are not exact, they can be symmetrical but not identical. अच्छा। और अगर आइडेंटिकल होते तो आप लोग कोई भी खूबसूरत नहीं होते। अच्छा। इस एसिमेट्री में, इम्परफेक्शन में परफेक्शन है। और पेशेंट्स बिलीव नहीं करते, तो हमारी एक ऐप होती है हमारे पास, एक फेस सिमेट्री की, हम उस पे पेशेंट को पिक्चर लेके और उनकी दोनों साइड ऑफ द फेसेस के सिमेट्रिकल करके दिखाते हैं कि अगर हम आपको आपकी लेफ्ट साइड पसंद है, ठीक है, लेफ्ट साइड के हिसाब से अगर आपका परफेक्ट फेस होता तो ऐसा होता, तो पेशेंट बोलता है नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक है, ये परफेक्ट है। एंड एक्चुअली हमें ये करके दिखाना पड़ता है लोगों को, बिकॉज पीपल डिमांड कि आप हमारे दोनों साइड्स इक्वल कर दें, तो विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अगेन ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से जनरेट हुई हैं, प्लस आई थिंक कोविड के ज़माने में हर कोई जूम बहुत कर रहा था, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत हो रही थी, तो हमें ना अपने आप को देखने की या अपना ख्याल ज्यादा रखने की इतनी आदत नहीं होती। और हम तो अक्सर सुबह घर से तैयार होकर अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं तो इतना गौर से अपने आप को आईने में नहीं देखते, बस मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत, लिपस्टिक लगा ली और चल दिए। बट ड्यू इन ऑल दिस जूम
era हमने बहुत गौर से अपने आप को देखा एंड वी डिड नॉट लाइक व्हाट वी सॉ। सो अंडर आई सर्कल सबसे ज्यादा लोगों को बहुत बुरे लगे, या अंडर आई ग्रूव्स जो हम बोलते हैं, तो उसमें फिलर, टियर ट्रफ फिलर हमने किया है और मैंने बहुत किया है लोगों का ड्यूरिंग द पेंडेमिक। सबसे ज्यादा लड़कियां मेरे पास इसी कंप्लेंट से आई, लड़के भी आए कि अच्छा कुछ लड़के तो इससे भी है कि हमारे अंडर आइज बहुत डार्क लगते हैं और लोगों को लगता है कि शायद हमारे वर्क प्लेस पे लोगों को लगता है कि हम शायद अल्कोहल करते हैं, अल्कोहलिक इस हद तक डार्क, तो ये इम्प्रूव हो सकते हैं, या गड्ढे से बने हुए इम्प्रूव हो सकते हैं। तो उस पे हम फिलर्स भी किया है, हमने PRP भी किया है, हमने माइक्रोनीडलिंग भी किया है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किए हैं टू इम्प्रूव द एस्थेटिक्स, हाउ दे लुक। सो यहीं से सब शुरू होता है। सही। तो अगर हम सबसे पहले आ जाएं बोटॉक्स की तरह तो ये बोटॉक्स जो है ये बेसिकली है क्या चीज? बोटॉक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन इज अ बैक्टीरियम, न्यूरोटॉक्सिन है ये, आपके नर्व्स को रिलैक्स करता है या पैरालाइज करता है टेम्परेरीली। इसको सर्टेन डाइल्यूशन में दिया जाता है या सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है, एंड नॉट जस्ट, एंड इट जस्ट does not improve aesthetic looks, but medical uses के लिए भी होता है ये। Initially ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये यूज करते थे फॉर जिनकी आई ब्लिंकिंग प्रॉब्लम्स होते थे उसके लिए। और वहां से फिर हमने नोट किया अरे ये तो रिंकल खत्म हो गया इसका। तो बहुत सी चीजें और स्पेशलिटीज से निकली और लेकिन अब एस्थेटिक्स में ज्यादा यूज होती हैं। तो सिमिलरली जब रिंकल्स आते हैं, आपकी आईब्रो ड्रूप कर रही है यहाँ से, उस लुक को इम्प्रूव करने के लिए लोग बोलते हैं कि हमें खुली बड़ी आंखें चाहिए, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए बोटॉक्स इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत सिवियरली मिग्रेन रहता है, इट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर दोज हु हैव मिग्रेन। फोरहेड पे, उसमें हम फोरहेड पे लगाते हैं, सर्टेन हेड एरियाज में लगाते हैं, नेक मसल्स में लगाते हैं, तो उससे उनका मिग्रेन अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है, उनको अगर एवरी मंथ उनको हर हफ्ते में 2 बार अटैक होता था तो रिड्यूस होके 3 महीने में 1 बार हो गया, या उसकी स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉब्लम या सेवरिटी ऑफ द प्रॉब्लम वो कम हो जाती है। आई हैव अ फ्यू पेशेंट्स जो सिर्फ मिग्रेन के लिए हर 6 महीने पे बोटॉक्स लगवाने आते हैं। एंड बोटॉक्स कैन लास्ट यू अराउंड 3 to 6 months, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह करा रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं और किस डॉक्टर से करा रहे हैं। इफ यू गोइंग टू एन एक्सपीरियंस डॉक्टर तो इट कैन लास्ट यू आराम से 4-5 महीने। अच्छा, तो अगर हम मिग्रेन के लिए जैसे आपने कहा करवाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके जो फ्रोन लाइंस जो बन रही होती हैं फोरहेड पे वो भी खत्म हो जाएंगी? मतलब एक तीर से 2 शिकार हो गए। एग्जैक्टली वो भी कम हो जाती हैं। देखिए करने के तरीके होते हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं कि बिल्कुल फ्रोजन फोरहेड चाहिए हमें, कुछ मूव ना करे, हिले ना, और कुछ पेशेंट्स होते हैं कि भाई नहीं इतनी थोड़ी मूवमेंट हो, नेचुरल लगे हमारा। तो एंड देन देयर आर दोस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स जो जब प्रॉब्लम सर से ऊपर चली गई तब आ रहे हैं, और एक कैटेगरी होती है कि अभी शुरू है अभी कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन curative. And I believe in preventive medicine. So start when you're young. In your mid-30s onwards normally लोगों को लाइनें पढ़ना ज़्यादा शुरू होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इनको छोटी उम्र से होती हैं, like for example I had my frown lines at the age of 26. क्योंकि उस जमाने में ड्राइव करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो ये लाइनें बन जाती थी। मैंने अपनी ये की हैं और आफ्टर सम टाइम वो सही हो गया, खत्म हो गया, वीक वापस नहीं आया, या मैं ये करना भूल गई हूँ। तो आइदर वेज इट वर्क्स लाइक दैट। तो इसका जो है वो क्या कॉस्ट इफेक्टिव है या कितनी अफोर्डेबिलिटी है? फिर वही महंगा ट्रीटमेंट है, लग्जरी है? इट इज अ लग्जरी। It costs around 30-35,000 पर एरिया के हिसाब से। अगर आप ओरिजिनल बोटॉक्स यूज करें, बोटॉक्स की बड़ी वैरायटीज आती हैं मार्केट में, कोरियन भी है, और ओरिजिनल जो बोटुलिनम टॉक्सिन है दैट इज बाय दिस ब्रांड कॉल्ड एलर्गिन। तो वो महंगा है। अच्छा, तो सस्ता कुछ भी नहीं है। सस्ता और अब डॉलर जिस तरह से बढ़ गया है तो बस फिर तो कुछ भी सस्ता नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। ये इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं बोटॉक्स के? बिल्कुल। अच्छा, अगर
एक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं कराएंगे तो ड्रूप भी हो सकती है आई, ओह। टेम्पररी होता है वो ठीक हो सकता है। यू जस्ट हैव टू लेट इट बी एंड वो विद इन 4 वीक्स 5 वीक्स 6 वीक्स में भी वो सही हो जाएगा आपका। अच्छा। परमानेंट नहीं है। अगेन बोटॉक्स इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट के जिंदगी भर वैसा ही रह जाएगा। 6 मंथ्स का इसका एक मैक्सिमम पीरियड होता है, उसके बाद इट वेयर्स ऑफ। ओके। और आपको फिर दोबारा, एंड बिकॉज आपको वो एक पर्टिकुलर लुक पसंद आ जाती है तो आपका दिल करता है आप दोबारा करा लो। दोबारा से उसी पे एंड जाएं। सिर्फ मिग्रेन या रिंकल्स ही नहीं, ये जिनको हाइपर हाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है, जिनके पाम स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है या अंडरआर्म स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि उनके लिए एक पब्लिकली उनके एक एम्बैरेसमेंट होती है, तो उनको भी बहुत फायदा होता है इससे। अच्छा, बोटॉक्स से? बिल्कुल सही। और ये जो अभी हमने बात की थी कि पाउट लिप्स जो बनाने की, वो क्या चीज़ है? वो भी बोटॉक्स वो है? फिलर है। वो फिलर है। तो वो ये फिलर फिर क्या चीज़ है? फिलर आर डर्मल फिलर्स हम इन्हें बोलते हैं या फेशियल फिलर्स बोलते हैं। दीज आर जेल लाइक सब्सटेंसेस, ओके। डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, बट इसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड का जो इसका फॉर्मूला होता है, इट्स मोर क्लोज टू आर collagen, normal collagen. तो and it is temporary, it wears off over a period of time, according to your lifestyle and how your body breaks down the whole substance. और it lasts you a good long time. अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका फिलर हुआ हुआ है। अच्छा। और अगर आप ऐसे किसी डॉक्टर से करवाएं जिसका एस्थेटिक सेंस अच्छा ना हो तो फिर आपके डक लिप्स भी आते हैं, पाउट भी आते हैं, या आप टू सून टू मच कर लें तो भी। सो हियर इज वेयर द डॉक्टर ऑल्सो हैज टू प्ले अ पार्ट कि यू हैव टू से नो टू द पेशेंट। जहां आपको लगे कि आप पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है या अब और नहीं कराओ, अच्छा नहीं लगेगा, तो ना बोलना आना चाहिए डॉक्टर को। बट हमारे यहाँ अक्सर लोग नहीं बोलते क्योंकि होता है कि हमारे पास से नहीं तो कहीं और करवाएगा, वहां पैसे देगा तो सच्चा हमारे हाथ ही लग जाए। सही बात तो यू हैव टू हैव दैट सेंस कि कहाँ अपने पेशेंट को ना बोलना है। तो ये हमने अक्सर देखा है, अक्सर हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं या इन्फ्लुएंसर्स की भी मैं बात करूंगी कि वो करवाती हैं अपने ये फिलर्स ट्रीटमेंट्स, और बाज़ दफ़ा वो इतना कोई बुरा लग रहा होता है कि फिर लोग उनको ट्रोल कर रहे होते हैं बाकायदा कि इससे अच्छे तो पहले लग रहे थे, अब जो है वो ये क्या करवा के बैठ गए। बाज़ की चीक्स इतने ज़्यादा इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि वो फेस का लुक ही बिल्कुल वियर्ड हो जाता है। बाज़ अपने लिप्स के साथ जो है वो पता नहीं क्या करा के बैठ जाती हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो है वो डॉक्टर्स का क्या रोल है, वही कि वो उनको स्टॉप करें, और दूसरा ये कि फिर वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो फिर उनको किस तरीके से मतलब मना किया जाएगा, रोका जाएगा? फिलर्स की अच्छी चीज ये है, यू कैन डिसॉल्व इट। ओके, सही। इफ इट्स अ हाइलुरोनिक एसिड फिलर, परमानेंट फिलर को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा। आई बिलीव इन डूइंग हाइलुरोनिक एसिड फिलर। और इस पे मैं आपको एक अपनी पर्सनल पेशेंट की कहानी बताऊंगी। उनके बहुत ज्यादा अंडर आइज सर्कल से, वो बुरा लगता था, हमेशा लगता था कि टायर्ड है या पता नहीं नशे में रहती है या समथिंग। She was very depressed with that. Okay. And she wanted to get these done. और उसने मुझसे पूछा कि ये permanent है क्या है? मैंने कहा ये permanent नहीं है, मैं permanent कोई चीज़ नहीं करती। I cannot change how God has made you, but I can improve the little problems that you have. और अगर आपकी ये बचपन से ही प्रॉब्लम है, पैदाइश से ही आपके अंडर आई सर्कल्स हैं, ग्रूव्स हैं, तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सही। और उस पे उन्होंने मुझसे पूरी डिटेल ली थी। उन्होंने मुझसे अब वॉइस रिकॉर्डिंग करवाई थी बाकायदा कि मैं अपने भाइयों को भी सुनाना है, वो मेरी बात नहीं मानते और वो बोल रहे हैं वो फतवा निकलवाएंगे, और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं पता नहीं क्या क्या फतवे निकलवाए हैं। एंड दे आस्क्ड मुफ्ती और somebody and he said कि if it's not permanent you can do it, अच्छा। and if it's not changing her look permanently, तो उनकी लुक में हमने कोई तब्दीली नहीं की, बट जस्ट इम्प्रूव्ड कि वो थोड़ी बेहतर फील करें और साइकोलॉजिकली वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए। सही। तो इसके लिए जो है वो फिर आपने उसके फिर मैंने उनके कर दिया था। आई डोंट बिलीव इन चेंजिंग लुक्स। आई थिंक अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है हम सबको, और वो जो बनाएगा उसमें तो अब कोई वो ही नहीं है ना। हाँ, कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो मैं तो उससे बेहतर नहीं हो सकती, बट आई कैन ओनली इम्प्रूव थिंग्स, ट्वीक कर सकती हूँ इधर उधर कि ठीक है ये ड्रूप हो रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं हम, तो उससे आप फ्रेश फील करोगे या यूथफुल फील करोगे। अब जो आपने पूछा कि भाई ये डार्क लिप्स है, दैट्स वेयर
they've done too much. लोगों को एक पर्टिकुलर लुक पसंद आ जाती है और वो हल्की सी भी कम होने लगती है या ब्रेक डाउन तो वो फॉरन चले जाते हैं. A filler will last you आराम से around 9 months to a year, sometimes even more. अच्छा अच्छा. If you have good lifestyle, यानी कि आपका water consumption है, आपके healthy eating habits हैं, आप alcohol consume नहीं करते, आप drugs नहीं करते, आप smoking, vaping नहीं करते, क्योंकि alcohol, drugs, smoking and vaping, these break down fillers faster. अच्छा. तो उसमें उस cases में fillers last you 3 months, maybe 6 months maximum. तो दैट्स व्हाई पीपल वांट टू डू इट अगेन. ओके. तो इसी तरह से वो टू मच हो जाता है. तो द डॉक्टर हैज टू टेल यू कि ये मत करना, कम करना, अल्लाह का वास्ता अभी फौरन से तो मत करना. मेरे पेशेंट को मैं हर बार गाइड करती हूँ 24 to 48 आवर्स यू कैन नॉट डू दिस एट ऑल. मैं कॉफी पीने से भी मना कर देती हूँ बिकॉज कॉफी विल ऑल्सो ब्रेक डाउन, हॉट बेवरेजेस विल ब्रेक डाउन. 1 वीक तक फिर मैं बोलती हूँ ये चीजें आपने अवॉइड करनी है एंड लाइफस्टाइल इंप्रूव करें और बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों से. एंड इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी हो जाती है. सो अब उनको क्योंकि आदत होती है तो फिर आके करवाते हैं, फिर उसकी बिल्डअप हो जाता है. तो उस केस में हम पेशेंट का क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. एटलीस्ट मैं डिसॉल्व करने में बिलीव करती हूँ कि जब आपके फिलर मिसप्लेस हो जाएं तो हाँ फिलर मिसप्लेसमेंट पे हम जो है मैं डिसॉल्व करती हूँ फिलर को, ताकि एंड आई टेल माय पेशेंट कि अब इतने सालों से आप करा रहे हो, so let's just dissolve it a little bit and it will improve your look and you can always redo it after 2-3 weeks. अगेन सेम क्वेश्चन, इसकी क्या कॉस्ट है पाकिस्तान में? महंगा तो सब कुछ है, महंगा तो सब कुछ है. देखें फिलर अगेन इज अ लग्जरी ट्रीटमेंट. 10,000 का भी फिलर आ रहा है. अच्छा. चाइना वाला या कोरियन भी आ रहा है. मैं पर्सनली यूरोपियन फिलर्स मुझे बहुत पसंद हैं. दे लास्ट लॉन्गर, दे आर वेरी गुड, दे लुक नेचुरल. That can cost you anywhere from 30,000 to 40,000 per syringe. एक syringe में 1 ml होता है. और some of the most popular brands are like Juvederm and Restylane. वो अब बहुत महंगे हो गए हैं. That will cost you maybe 50-60 हज़ार per syringe. Per syringe. That's a lot of expensive. That's very expensive. तो हम इस पे हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं who are athletes और उनके फेस पे से complete fat loss होता है. बिल्कुल हड्डियां रह जाता है because उनका lifestyle ऐसा है, उनकी रनिंग होती है या मैराथन रन्स करते हैं, तो हम उनके पूरे फेस बनाते हैं विद फिलर्स. तो उसमें जाहिर है 10, 11, 12 फिलर, 20 फिलर्स भी लग जाते हैं. सो डिपेंड करता है किस पे क्या जरूरत है. और हर एक को, और 20 फिलर, कभी कभी 20 फिलर से बंदा सिर्फ नॉर्मल लगना शुरू होता है. ऐसा होता है. तो ऐसा नहीं है कि एक सिरिंज से भाई इतना डक शेप हो गया, नहीं. करने वाला आपका एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि क्या आपको जरूरत है. जैसे makeup and even in while shooting videos and stuff, सारी गेम लाइट्स एंड कैमरा, शैडोज एंड लाइट की होती है. हमारे काम में भी यही है. सही. एक्सपर्टीज होनी जो है, एक्सपर्टीज होनी जरूरी है. आपको पेशेंट का एंगल देखना है, उसके फेस पे क्या लगेगा, फेस बैलेंस लगेगा नहीं लगेगा. राउंड फेस पे हम राउंड फेस को लंबा भी कर सकते हैं, हम एक पतले फेस को चौड़ा भी लगा सकते हैं. मर्द हजरात बोलते हैं हमारी एक शार्प जॉ हो. पाकिस्तानी फेस टाइप्स में या फेस कट्स में जॉ नहीं है, चिन नहीं है. तो समटाइम्स जस्ट मेकिंग अ चिन गिव्स देम अ डिफाइंड लुक. हमारे मर्दों में फेस गोल है, जॉ डिफाइंड नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे टर्किश फेसेस या इटालियन फेसेस टाइप एक शार्प जॉ दे दें. तो डिफरेंट चीजें हमें करनी पड़ती हैं और पेशेंट का नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर और लुक देख के ही हम फिर उसको मैनेज करते हैं. किस एज से आप रिकमेंड करेंगी कि इस एज से पहले तो बिल्कुल इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए? 20s and above 25 is a good age. Okay. But मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनमें पैल्सीज हुई हैं, जैसे बेल्स पैल्सी है या उनकी कोई रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं. Okay. और उनका एक साइड से फेस डैमेज हो गया, गड्ढा सा हो गया. तो उनमें भी मैंने फिलर लगाया है टू बैलेंस देयर फेस आउट. अगेन मेडिकल रीजंस हैं और कॉस्मेटिक रीजंस हैं. अब वो आपने बैलेंस करना है उस चीज में. डॉक्टर यही चीज दे के फिर उसको रेक्टिफाई करता है. और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं फिलर्स के?
वही कुछ और लगेंगे आप, चिपमंक टाइप। अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया अपने आप को पहचानने से महरूम हो जाएंगे। नॉर्मल जो लुक थी वो कुछ चेंज हो जाएगी अगर आपने सही नहीं किया तो। इसके साइड इफेक्ट्स में वन ऑफ द मेन साइड इफेक्ट्स, या साइड इफेक्ट नहीं, जो कंसर्निंग चीज मुझे लगती है इज अगर कोई वीनस ऑक्लूजन हो जाए, यानी कि फिलर लगाते वक्त अगर कोई वेन ब्लॉक हो गई, फिर इट्स अ लिटिल स्कैरी, बट दैट कैन बी रेक्टिफाइड इन द निक ऑफ टाइम। अगर जैसे ही ये प्रॉब्लम हुआ है विद इन 2-3 डेज अगर पेशेंट आता है तो हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं आता और वहाँ पे बेसिकली होता है कि वो मसल निक्रोस होना शुरू हो जाता है या सड़ना शुरू हो जाता है या डेड होना शुरू हो जाता है, then you have to go into surgical. Chemical peels are certain chemicals जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं to treat स्किन इश्यूज। एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। अगर किसी की बहुत ड्राइनेस है या एक्सफोलिएशन हमने स्किन की करनी है, या किसी की स्किन ड्राई है तो लैक्टिक एसिड यूज़ होता है। ऑयली स्किन में हम मेंडेलिक एसिड यूज़ कर लेते हैं। ड्राई स्किन में हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, उससे उनकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है। सो डिफरेंट केमिकल्स आर यूज फॉर डिफरेंट रीजंस, या इवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स आर यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्किन कंसर्न्स एंड टू मेक इट ग्लो एंड लुक हेल्दी, टू रिड्यूस पोर्स। सबसे ज्यादा लोग पोर्स के लिए आते हैं, पिगमेंटेशन के लिए आते हैं, एक्नी के लिए आते हैं, डलनेस के लिए आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें एक्टिव्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि लीमू डायरेक्ट लगा लिया जाए, लीमू में भी सिट्रिक एसिड है लेकिन वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप वो डायरेक्ट लगाएंगे इट विल बर्न। टूथपेस्ट लोग लगा लेते हैं दानों को सुखाने के लिए, उसके बाद में एक ब्लैक निशान बन जाता है। सो दोज आर डायरेक्ट केमिकल्स और एसिड्स दैट यू आर अप्लाइंग टू योर सेंसिटिव स्किन। वो दांतों के लिए बना है, जिल्द पे लगाएंगे तो यही होगा ना। तो ये दिस इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्किन। ओके, एंड व्हाट इज दैट माइक्रोडर्माब्रेशन? तुमसे बोला भी नहीं जा रहा, इतना मुश्किल चीज। Microdermabrasion is a fancy name for a facial that's done with a machine, जिसमें आपकी वैक्यूम क्लीनिंग भी हो रही होगी और रेगमाल भी। Really disappointed me. So इसमें हम रेगमाल भी चला रहे हैं और हम वैक्यूम क्लीन से सक्शन भी कर रहे हैं। So it's like an intense form of facial. कोई भी करा सकता है, बच्चों के भी हम करते हैं। उससे स्किन साफ रहती है, क्लॉग नहीं होगी, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो एक्नी कम होगी, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कम होंगे, आपकी स्किन फ्रेश फील होगी। ज़्यादातर अब मेरे पास पेशेंट्स फेशियल्स जो सैलॉन्स में कराते हैं वो कराने के बजाय दे कम फॉर डर्माब्रेशन, माइक्रोडर्माब्रेशन या हाइड्रोफेशियल, इनके लिए जाते हैं। हाइड्रोफेशियल में हम वाटर बेस यूज़ करते हैं, ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड माइक्रोडर्माब्रेशन इज़ वेरी गुड फॉर दोज विद एक्नी प्रोन स्किन। ओके, दैट्स ग्रेट। और ये PRP की अगर हम बात करें तो PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो हमारे ब्लड में देयर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर द पावर हाउसेस ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल। जब आपके कट लगता है और खून बहता है, खून बहने के थोड़ी देर के बाद वहां पे आप क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, वो प्लेटलेट का काम था। फिर उसने उसको सील कर दिया, फिर वहां न्यू स्किन भी ग्रो हो गई और कोई निशान भी नहीं आया। सही। तो दीज प्लेटलेट्स हम आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं। वी टेक दीज प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और इनको मशीन में हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड, और ये प्लाज्मा में फिर जब कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं वी यूज इट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर स्किन और स्कैल्प टू इम्प्रूव ईदर द हेयर ग्रोथ or the quality of your skin, and which is used for acne scar treatment, pigmentations, glowing skin, to reduce marks, collagen production. अगर हम स्कैल्प में लगाएं तो हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। सही, यानी कि हमारे पास इतने सारे ट्रीटमेंट्स और इतने सारे उन ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं अपनी तमाम स्किन रिलेटेड इश्यूज को जो है रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर अस्मा, मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म के लिए मॉम्स को आप कोई खास मैसेज अगर देना चाहें तो? स्ट्रेसलेस। ओके। स्ट्रेसलेस।
अपना ख्याल रखें, आप खुश रहेंगी तो आपकी स्किन पे भी नज़र आएगा एंड आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। सही। एंड घरेलू टोटके प्लीज़ अप्लाई करने से पहले डॉक्टर से रुजू ज़रूर कर लें। सही। मुंह पे लेमन ना लगाएं क्योंकि लेमन बर्न्स मैं बहुत देखती हूँ। एंड वैसे बलाई लगा सकते हैं। ओके। आपने जब शुरू में बोला था ना, तो मैंने कहा मैं बोलती हूँ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है ओके। और वो हाइड्रेट करता है और ग्लो कराता है। सही। बट खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और घरेलू टोटके थोड़े कम इस्तेमाल करें, डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। एंड अ हेल्दी स्किन कम्स फ्रॉम विद इन। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अस्मा, हमने जब आपको इनवाइट किया तो हमने साथ में एक पोस्ट लगाई थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमसे जो है ना वो कुछ सवालात पूछे हैं जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, और हम बड़े रैपिड जो है ना वो उनके जवाबात Bring it जानना on. चाहेंगे। ओके। तो अनुषा इरफान हमसे पूछ रही हैं कि डज सनबर्न इंक्रीज माय चांस ऑफ स्किन कैंसर? Yes, because UVB rays हैं and they cause burn और Okay. skin cancers. ओके। कंवल लियाकत पूछ रही हैं कि डार्क नकल्स, एल्बोज और नीज कौन से मल्टीविटामिन हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ई ये कंज्यूम करें। डार्क एल्बोज और नीज एक तो घिसने से, फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अगर स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज भी करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। सही। जैनब नवाज ने पूछा है कि हाउ टू रीड प्रोडक्ट्स सिंस दे हैव कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स, हाउ विल वी नो दैट दे आर नॉट हार्मफुल टू आवर स्किन? ऑलवेज गो फॉर मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स एंड नॉट कंज्यूमर बेस्ड, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आते। क्वाइट ऑनेस्टली मैं मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि फार्मेसी वाले प्रोडक्ट्स को आप जांच पड़ताल करवा सकते हो उसकी। सही। अक्सा खान पूछ रही हैं डार्क सर्कल्स किस तरह से परमानेंटली रिमूव किए जा सकते हैं? रीज़न पता करना पड़ेगा कि उसका क्या है। परमानेंटली तो शायद रिड्यूस ना होए, ख़त्म ना होए, बट रिड्यूस हो सकते हैं। देयर इज़ अ क्रीम कॉल्ड कार्फिन आई क्रीम, वो यूज़ कर सकती हैं, अप्लाई अराउंड आइज़ एट नाइट। और अगर अनीमिक हैं तो आयरन कैप्सूल्स, फीफॉलवेट लेना शुरू करें, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ओके। नम्रा खान इज आस्किंग कि हाउ कैन आई इवन आउट माय टू टोन स्किन? सनब्लॉक, 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 विटामिन सी सेरम या क्रीम, डिपेंडिंग ऑन हर स्किन इज़ ऑयली, ड्राई। Okay. Ali Atif is asking, if my 9-year-old daughter is applying sunblock daily on her face, will it affect her skin in the long term? Yes, it will have a good effect. छोटे बच्चों को आप लगा सकते हैं, इवन बेबीज को लगा सकते हैं, बच्चों के सनब्लॉक्स भी अलग होते हैं। तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट। अच्छा, एंड अगेन ही इज आस्किंग, शी वाज बोर्न विद हेयर ऑल ओवर हर बॉडी, व्हाट इज दैट एन इंडिकेशन ऑफ? फैमिली में अगर रन करता है अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ, तो दैट्स व्हाट शी इज गॉट फ्रॉम हर जीन्स। अब दैट कुड बी फादर्स फॉल्ट और मदर्स फॉल्ट, आई डोंट नो। जिसके भी जीन्स हैं उससे आया है उनमें। और अक्सर बच्चों में एज दे ग्रो ओल्डर वो लाइटर हो जाता है, बट इफ नॉट देन वेल हेलो, यू हैव माय क्लिनिक एड्रेस, यू कैन ऑलवेज कॉल फॉर लेजर व्हेन शी इज ओल्डर। ओके, ग्रेट। अतीब अरीब इज आस्किंग, ओपन पोर्स का सॉल्यूशन? ओपन पोर्स देखें, ख़त्म नहीं कर सकते हम, पोर्स होना नॉर्मल है। इन लार्ज पोर्स को श्रिंक कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यूज़ मेंडेलिक एसिड एट बेड टाइम एंड सनब्लॉक ड्यूरिंग द डे, या विटामिन सी आप यूज़ करें, उससे भी आपकी पोर्स रिड्यूस होंगे। कट डाउन ऑन सोडास, मीठा एंड अ लॉट ऑफ ऑयली डीप फ्राइड फूड। Okay. Mariam Aziz is asking, skin care products for teenagers. अ गुड फेस वॉश टू कंट्रोल सीबम, जिसमें एक आता है एक्निस क्रीमी फेस वॉश, दिस इज वेरी गुड फॉर टीनेजर्स। लेकिन अगर आपके टीनेजर की स्किन ड्राई है देन दे कैन यूज एटोपाम फोमिंग क्लेंजर, वेरी गुड फॉर देम। एंड अ सनब्लॉक वुड डू। All right. Sana Junaid is asking how to deal with aging spots. सनब्लॉक पहले से लगाना चाहिए था, Okay, अब नहीं हमेशा लगाया, से। अब क्या करें? नहीं, अब भी लगाएं, लेकिन सन स्पॉट्स या एजिंग स्पॉट्स के लिए फिर अगर वो बड़े पिगमेंटेड वाले स्पॉट्स हो गए हैं आपके, देन यू विल हैव टू गो सी योर डॉक्टर एंड दे विल डू सर्टेन ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस देम। अब उसको मजीद रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी वुड बी वेरी हेल्पफुल, रेटिनॉल शुड बी हेल्पफुल, सनब्लॉक विल बी वेरी हेल्पफुल। Okay. Akbar Suhaib is asking, impact of thyroid, hypothyroid on hair, significantly fluctuations in
TSH, what is that? TSH is thyroid stimulating hormone. Okay. एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बढ़ा हुआ होता है तो उसका मतलब पेशेंट हाइपोथायरॉइड है, जब बिल्कुल ना बन रहा हो तो पेशेंट हाइपरथायरॉइड है। Okay. तो हाइपरथायरॉइड के केस में बहुत ड्राई अजीब उजड़े वैसे आपके थॉर्न लाइक हेयर हो रहे होंगे। एंड मोस्ट थायराइड इश्यूज में हेयर फॉल बहुत होता है। हाइपोथायरॉइड में हेयर थिनिंग भी होगी, हाइपरथायरॉइड में बिल्कुल ड्राई कड़क बाल महसूस होंगे। एंड यस, इट थायराइड हार्मोन हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर हेयर, ऑन योर स्किन। तो आप अपने थायराइड लेवल्स को ठीक करें, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को बाकायदगी से दिखाएं और फिर साथ साथ हेयर ट्रीटमेंट करें। ऑयलिंग करनी पड़ती है, सर्टेन शैम्पू है, जैसे मैं न्यूट्रीफॉल शैम्पू बहुत सजेस्ट करती हूँ। जिनमें फ्रिजीनेस आती है उनको मैं बोलती हूँ रीबाउंस हेयर सेरम है, वो आप ऑल्टरनेट नाइट्स पे लगा के अगले दिन न्यूट्रीफॉल से बाल वॉश करें, आपके बाल बहुत बेहतर हो जाएंगे। ओके, मनाहिल अहमद पूछ रही हैं, काइंडली शेयर सम सजेशंस रिगार्डिंग हाइपर पिगमेंटेशन। सनब्लॉक, विटामिन सी सेरम लगा सकती हैं, वो बायो1 विटामिन सी सेरम आता है। देयर इज एक्नेस C10 सेरम, देयर इज दिस देयर सो मेनी विटामिन सी सेरम्स। एक है मोटेट विटामिन सी सेरम, ये बड़े अच्छे विटामिन सी सेरम हैं। देयर मोस्टली फार्मेसी प्रोडक्ट्स, लाइक मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनकी ऑयली स्किन है तो सेरम यूज करें, बट अगर ड्राई स्किन है देन वी हैव अदर ऑप्शंस। और सनब्लॉक को कभी ना छोड़ें, घर के अंदर भी नहीं छोड़ना आपने, चाहे घर में हो, घर के बाहर हो, किचन का काम करें, हमेशा सनब्लॉक लगाना है। अगर धूप में बाहर ज्यादा निकले हुए हैं, बीच माउंटेन्स, every hour लगाएं सनब्लॉक, it will help reduce। consume vitamin C tablets, हम certain patients को glutathione tablets भी देते हैं to reduce pigmentation, and it really helps। and then you can do chemical peels also। Okay, Zara Imran is asking best sunblock for my 6-year-old। she can use Aveeno का बच्चों का आता है, न्यूट्रोजिना का आता है, ये यूज कर सकती हैं। अगर लोकली उनको यूज करना है देन देयर इज सन ऑफ, देयर इज यूवील फोर्ट 60 SPF सनब्लॉक, सस्ता टिकाऊ बेस्ट। Okay, Ramsha Sohail is asking two-tone skin issue, especially after 30s। हम स्किन केयर बहुत कम करते हैं और जब करते हैं तब 30s में ही याद आता है। सही। तो अगेन विटामिन सी, sometimes even retinol if you're not feeding and you're not planning a pregnancy, then retinol topical, vitamin C तो आप लगाएं। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, बट सनब्लॉक को अपना लाइफ का हिस्सा बना लें, फर्ज नमाज की तरह। थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा, आपने हमें बहुत जेजेंटिक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बहुत इन डेप्थ हमें नॉलेज मिली आपकी तमाम बातों से। आपको यकीनन ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए भी बहुत कारआमद साबित हुई होंगी, और अगर आपके लिए कारआमद साबित हुई हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि मज़ीद आप स्किन इश्यूज़ से रिलेटेड या और किसी डर्मा इश्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ें जानना चाहते हैं, कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे मॉमकास्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी रहें, ग्लो करते रहें। अल्लाह हाफिज़।